पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। एक गली जिसमें पुलिस खड़ी है, लोग उस गली से तभी जाते हैं जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो जाने का। जब छोटा बच्चा रो रहा होता है तो उनकी मम्मी ये कहकर उनको शांत करवा देती है कि चुप हो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी, और वो सारे बच्चे शांत भी हो जाते हैं। आखिर पुलिस के इस इमेज के पीछे का रीजन क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो हमारा सब्जेक्ट है यूर लॉज एंड यूर राइट्स, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से कानून हैं और कौन से अधिकार हैं। आखिर पुलिस आपका एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो आपके पास कौन से और अदर ऑप्शंस हैं, हम आज यही जानने वाले हैं और आपके अधिकार और कानूनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3rd सेमेस्टर में, बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर में और भी अलग अलग सेमेस्टर्स में है, लेकिन इन सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपके सिलेबस का ही पार्ट है ये, और इस वीडियो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को समझने से पहले हम पहले एक नजर अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं, जो कि सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं और इन्हीं चैप्टर्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इन सभी चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर लिया है, जिससे कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की और देखने की जरूरत भी ना पड़े। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार यहाँ पे अपने सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, 1 से लेकर टोटल जो यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं इसके अंदर वो सारे चैप्टर्स आपके मेंशन है। और हिंदी मीडियम वाले भी अपना एक बार चैप्टर देख लीजिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से ये सारे हैं आपके चैप्टर्स। चलिए अब एक एक करके मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, जिसमें जो सबसे पहला यूनिट है भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय, यानी कि कानून क्या है आपके पास, अगर कोई अपराध आपके साथ हो जाता है तो कैसे आप एफआईआर दर्ज करवाते हो, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, इन्हीं को समझना है यूर लॉज और यूर राइट्स के अंदर, आपके अधिकार और आपके पास कौन कौन से कानून है। चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में शिकायत एवं प्राथमिकी रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर कहते हैं, डेट मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दर्ज कराने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यानी किसी के साथ कोई घटना हो गई है तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, वह पुलिस के पास जाएगा, एफआईआर दर्ज करवाएगा, फिर पुलिस का काम होता है सारे प्रूफ को देखना एंड इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में मामला देना, और उसके बाद कोर्ट का काम है लोगों को जस्टिस देना। तो ये होगा कैसे, आखिर इसका प्रोसीजर क्या है। देखो हम सभी के पास एक राइट होता है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत कि अगर कोई भी घटना हो गई है तो हम सीआरपीसी के तहत पुलिस के पास जाके एफआईआर लिखवा सकते हैं। यानी कि एफआईआर लिखवाने का अधिकार हमें सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मिली है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यूर लॉ यूर राइट्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी का मतलब क्या होता है। इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन रिपोर्ट होता है, जो कि एक बड़े से बड़े अपराध, छोटे से छोटे अपराध के लिए लिखा जाता है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद आपका मामला कोर्ट में जाकर रहेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। जैसे जितने भी बड़े अपराध है जिसको हम संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ कानून की समझ होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स है, धाराएं क्या होता है, ये आईपीसी, सीआरपीसी, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, हम पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, जिससे कि अगर राइट्स के बारे में हमें सही से समझ में आ गया तो ये पुलिस वाले जो हमें तंग करते हैं हमें तंग नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि किस आर्टिकल्स के तहत क्या हम कर सकते हैं। चलिए पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। 1950 में 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस टाइम पे हमारे संविधान के अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स थे, जो हमें ये बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा और सरकार के पास कौन कौन सी पावर्स है। जैसे अनुच्छेद 1 के तहत 2, 3, 4 ये सारे अनुच्छेद हैं जो हमें बताते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो संवैधानिक अनुच्छेद है, जो हमें ये बताते हैं कि किसके तहत क्या होने वाला है, यानी देश का जो सिस्टम है वो कैसा होगा, और सरकार की पावर्स के बारे में बताता है। सिंपल जो हमारे देश की आर्टिकल्स है। लेकिन ये तो बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की, जो हमारे देश को सिस्टमेटिक वे में चलाने की बात करता है। लेकिन अगर देश के अंदर कभी क्राइम हो जाए तो उस क्राइम को हम कैसे डील करेंगे, क्राइम होने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा, एक इंसान को जस्टिस कैसे मिलेगा। इसलिए भारत में अलग से एक क्रिमिनल लॉ भी बनाया गया है। अब हमें यही समझना है आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है, फिर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर यूर लॉज यानी कि आपके पास कौन कौन से कानून हैं, और यूर राइट्स और आपके पास कौन कौन से अधिकार है जिसका इस्तेमाल करके आप जस्टिस ले सकते हो, यानी कि न्याय आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है।
आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जिसको हम धाराओं के नाम से जानते हैं, और सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब आपको इन दोनों को ही समझना है, जिसके लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। अब टॉपिक को सही से समझना, सीधे आपको खोपड़े में डाल दूंगा। देखिए, आईपीसी जो ये बताता है कि जो क्राइम हुआ है वो किस कैटेगरी में आता है, और उस कैटेगरी के अंदर आने के बाद उसको कौन सी सजा मिलने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्राइम की बात करते हैं। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया है, तो मर्डर आता है आईपीसी की धारा 302 के तहत। अगर मान लो किसी ने धोखाधड़ी करी है, चीटिंग करी है, तो आईपीसी की धारा 420 लगाई जाती है। मान लो किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, तो उसको आईपीसी की धारा 309 लगती है। यानी कि आईपीसी क्या है, जो हमें ये बताता है कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये सजा मिलने वाली है। क्लियर है? यहाँ पे ये हो गया हमारा आईपीसी 302, 420, 309। जैसे सुनते नहीं हम, इसने मर्डर किया है इसलिए इसको 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। यानी कि आपने जो भी कांड किया है, उस कांड के बदले में जो भी धाराएं आप पे लगाई जाएगी, यानी कि आपका जो कांड है, आपने जो भी घटना करी है, जो भी आपने अपराध किया है, यानी उस अपराध के लिए आपको क्या सजा मिलेगी, ये बताता है हमारा आईपीसी। सजा बताने वाला आईपीसी है और सजा देने वाला सीआरपीसी है। यानी कि सजा देगा कौन, यानी कि आईपीसी ने ये डिफाइन कर दिया कि आपको ये धाराएं लगी है और इस धाराएं के तहत आपको ये सजा मिलेगी। लेकिन सीआरपीसी हमें ये बताता है कि एक बार आपके ऊपर धाराएं लगा दी गई तो उसके बाद जांच कौन करेगा भाई, प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि किस प्रक्रिया के तहत आपकी पूरी जांच की जाएगी, एंड उन सभी स्टेप्स के बारे में हमें सीआरपीसी बताता है। मैं एग्जांपल देता हूं आप सभी को ताकि टॉपिक समझ में आ जाए। मान लो आप स्कूल के अंदर हो और एक स्कूल के अंदर काफ़ी सारे रूल्स होती है, तो उस रूल्स के बारे में जो हमें बताता है उसको हम आईपीसी कहते हैं। और अगर आपने वो रूल्स तोड़ दिए तो आपको सजा कौन देगा, जो इसके बारे में बताता है उसको हम सीआरपीसी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि चीजें और आसानी से आपको समझ में आ जाए। मान लो एक स्कूल है और उसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, और उस स्कूल के अंदर ये रूल्स बना हुआ है कि भाई कोई भी ट्यूबलाइट्स नहीं तोड़ेगा, कोई बेंच नहीं तोड़ेगा, कोई पंखे टेढ़े नहीं करेगा। अब आप क्या सोच रहे हो, अरे मैं तो ऐसी हुआ करता था, बैक बेंचेस फुल दबा के हैं। यानी कि ये रूल्स बना हुआ है, कोई टीचरों का सर नहीं फोड़ेगा, और टीचर मार दे तो धमकी नहीं देंगे कि बाहर मिल तू मुझे, है। यानी ये सारी चीजें नहीं करेंगे और ये रूल्स बना हुआ है। और अगर किसी ने ये सारे रूल्स तोड़ दिए तो उनको कौन सी सजा मिलेगी, ये बताता है हमें आईपीसी। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड हमें क्या बताता है, अगर हमने कोई रूल्स तोड़ा है तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, यानी किस धाराओं में आते हैं और हमें क्या सजा मिलने वाली है, ये बताता है हमें आईपीसी। पंखा तोड़ दिया तो उसके लिए कितना फाइन लगेगा, अगर हमने बेंच तोड़ दिया तो उसके लिए कितना फाइन लगेगा, अगर हमने टीचर को बाहर पीट दिया तो क्या फांसी की सजा हो जाएगी, 302 लगेगा, 308 लगेगा, ये सब हमें बताता है आईपीसी। और एक बार आईपीसी की धारा आप पे लग गई तो अब आपकी जांच कौन करेगा, आपने जो किया है वो सही भी है या नहीं है, क्या झूठा फसाद दिया गया है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जांच करने वाला ऑफिसर किस रैंक का होगा। तो ये सभी बताने के लिए भी एक रूल्स बनाया गया देश के अंदर, और उसको कहा जाता है सीआरपीसी। समझ में आ गया आप सभी को? आई होप आपको आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो आप ये बोतल घुमा रहे हो, तो ये तो कोई क्राइम है नहीं, लेकिन इस बोतल घुमाने के साथ ही आपसे बोतल छूट जाए और किसी के जाके मुंह पर लग जाए, उसका मुंह टूट जाए, सर फूट जाए, भाई वो तो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये बताता है आईपीसी कि आपने कौन सा अपराध किया है, सर फोड़ने का कौन सा धारा है भाई, ये हमें बताता है आईपीसी। और जब आईपीसी धारा लग जाती है तो अब आपकी जांच कौन करने वाला है, ये बताता है हमें सीआरपीसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, और इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल एक रियल एग्जांपल मेरे घर के बगल में हुआ था। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या, एक गौतम नाम का लड़का था और रेंट पे रहा करता था। ये इसके ऊपर भी कुछ लोग रेंट पे रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि और कुछ छोटी सी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, और इस ऊपर वाले ने इसका सर फोड़ दिया, और सर फोड़ा इतना कि इसका बहुत सारा खून बह रहा था। इसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था। अब इसको पता चला कि भाई पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो बंदा घबरा गया। ये नहीं भाई, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो पुलिस वाला उल्टा हमें ही फंसा देंगे, पैसे ऐंठ लेंगे। तो ये जो डर है पुलिस कंप्लेन नहीं करना, एफआईआर नहीं दर्ज करवाना, आखिर ये क्यों है? अगर आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो आप ये तो नहीं कहोगे यार। और इनकी एक मेन वजह ये भी थी पुलिस में ना जाने का कि भाई मनी और पावर चाहिए पुलिस में कंप्लेन लिखवाने का, यानी कि आपकी एफआईआर तभी दर्ज की जाएगी जब आपके पास कोई जुगाड़ हो। तो इस पूरे टॉपिक को समझाने से पहले ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दे दिया
कि एक रियलिटी जो है ग्राउंड लेवल पे वो यही है कि आपके पास पैसा और पावर है तो आपकी एफआईआर चुटकी में लिख दी जाएगी। वरना कोई गरीब इंसान है या कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता वो खुद ही एफआईआर नहीं करवाते, वरना मनी और पावर बोलता है दोस्त। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे एक एफआईआर लिखवा सकते हो अगर आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्राइम होने के बाद का पूरा प्रोसीजर क्या होता है अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले जिसके साथ क्राइम हुआ है इस बंदे को ये देखना है कि जिस जगह पे इसके साथ क्राइम हुआ है, अब वो चाहे कोई सा भी प्लेस हो सकता है, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है और इसको उस पुलिस स्टेशन में जाना है। और जाते ही ये नहीं कहना कि भाई एफआईआर दर्ज करो, कभी भी ऐसा नहीं होता। जाते ही एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती। अगर आप जाते ही ये बोलोगे कि एफआईआर दर्ज करो तो पुलिस वाला मना कर देगा, क्योंकि पुलिस वाले पहले देखते हैं मामला गंभीर है या नहीं है। और ऐसे क्या होता है कि पुलिस वाले अगर सबकी एफआईआर लिखने लग जाए तो एक पुलिस स्टेशन की बदनामी होती है। क्यों? क्योंकि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, पुलिस वाली क्या कर रही है, तो इसी बदनामी के चक्कर में भी पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते। लेकिन मामला गंभीर है तो एफआईआर इनको लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एफआईआर लिखवाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है जाते ही सबसे पहले कंप्लेन करना जो आपके साथ घटना हुई है, और उस कंप्लेन को रिटर्न में पुलिस के द्वारा लिख ली जाती है और आपको एक रिसीविंग दे दी जाती है। ये लीजिए भाई हमने आपका कंप्लेन लिख लिया है। और ये चीज आपको अपने एरिया के स्टेशन में ही करना होता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसीजर में कहीं भी आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने झूठ बोल दिया तो पुलिस वाला समझ जाएगा और वहीं पे आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। झूठ बिल्कुल मत बोलना, जो ही बोलना है सच बोलना है। और 72 आवर्स के अंदर इन पूरे मामलों का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और फाइनली इस इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये होता है कि कोर्ट में अब तक जितने भी मामले पेंडिंग हैं उस मामलों में आपका भी एक मामला लाइन में लग चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। और अभी तक आज के इस करंट डेट में बता रहा हूँ 44 मिलियन ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। चलिए हम ये जानते हैं कि एफआईआर कोई नहीं लिखता तो क्या करे। सबसे पहले आप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी यानी पीसीए जा सकते हो। यहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हो अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना कर देता है। अगर आप पीसीए भी नहीं जाते तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीवीसी के ऑफिस में जा सकते हो। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जैसे कि एक इंसान क्राइम कर दे तो पुलिस वाला देखते हैं, ऐसे कोई सरकारी अधिकारी क्राइम कर दे तो उसको सीवीसी देखता है। तो सीवीसी के अंदर जाके भी आप उनके अगेंस्ट में भी कंप्लेन कर सकते हो कि भाई हमारा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, देन आपका एफआईआर लिख लिया जाएगा। तीसरा स्टेप ये होता है कि अगर कोई भी आपका एफआईआर नहीं लिख रहा या आप यहाँ पे नहीं जा रहे या वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल क्या अपने एक वकील हायर कीजिए और उसको सारी घटनाओं को बताइए। और सारी घटना बताने के बाद वो सारी प्रूफ्स को देखेगा और उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से आपका एफआईआर दर्ज करवा दिया जाएगा। यानी कि एफआईआर दर्ज करवाने के और भी तरीके हैं, वो सारे तरीके आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपका एफआईआर वकील के द्वारा कोर्ट में दर्ज करवा दिया गया और इसके बाद पुलिस का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास 24 घंटा होता है और इस 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों को पकड़कर इकट्ठा करना होता है जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है। जो इस बंदे ने कहा है, मान लो इस बंदे ने कहा है कि भाई इसमें 3 जने हैं और उन तीनों को जाके इकट्ठा करेगा ये भाई, हाँ भाई, तो तीनों से इन्वेस्टिगेशन होती है। तो 24 घंटे के अंदर ये किया जाता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस के पास ये पूरा राइट होता है कि वो किसी को भी अपने डाउट अपने शक के आधार पर पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। पुलिस के पास टोटली राइट है ये। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने पास उसको नहीं रख सकते। 24 घंटे से ज़्यादा अगर उसको अपने पास रखना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसको परमिशन लेनी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से पुलिस के द्वारा इस पूरे मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 60 डेज में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको कोर्ट में पेश किया जाता है। इसको कहा जाता है चार्जशीट। अगर किसी को जेल 10 साल से ऊपर की होने वाली है तो ये 60 डेज को बढ़ाकर 90 डेज कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वाले जब मन चाहे किसी को भी उठा के लेकर आ जाए। पुलिस के पास एक अरेस्ट मेमो होता है जिसके अंदर लिखा होता है ये किसको कब उठा रहे हैं वो, एंड उनके घर वालों को इन्फॉर्म भी करना होता है। अगर वो घर पे नहीं है तो घर से उठा रहे तो सभी को बताने के बाद वो उठा के लेकर आएंगे, देन इन्वेस्टिगेशन होंगे। और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान एक चीज ध्यान रखना है कि पुलिस वाले किसी को गाली नहीं दे सकते और ना ही थप्पड़ मार सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है या आपको परेशान कर रहा होता है तो आप डीआईजी के पास जाए, आप एसएचओ के पास जाए, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दे। अगर आपको ये सोचकर डर लगता है कि एक पुलिस वाले की कंप्लेन आप एक पुलिस वाले के पास ही करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप इसको स्पीड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो। उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपको थप्पड़ भी मारा है, जिसने आपको गाली भी दी है या मिसबिहेव किया है, उसके अगेंस्ट में भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। और अगर एफआईआर दर्ज हो गई एक बार उस पुलिस वाले के पास तो वो आपके आगे पीछे आपके घर के आसपास घूमता फिरेगा और आपसे माफी मांगने लग जाएगा भाई, क्योंकि आपके पास ये राइट है। क्योंकि उस पुलिस वाले को भी अपनी नौकरी से बहुत प्यार है, वो पुलिस वाले ऐसी गलती नहीं करेगा। अब जिसको इसके बारे में नहीं पता होता
पुलिस वाले उसी को ज़्यादा सताते हैं। आपने देखा होगा रेडी पटरी वाले कुछ गरीब लोग, उन्हीं को तो वो गाली दे देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं। उनको पता है कि क्या ही कर लेंगे हमारा ये। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। और इस पूरे प्रोसीजर में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उसका नाम होता है आईओ, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो सीआरपीसी के तहत ये सारा काम वो कर रहा होता है। और सीआरपीसी के अंदर ये डिफाइन किया होता है कि इसके क्या क्या अधिकार होंगे, यानी कि ये किस रैंक का होगा और ये आईओ जो होगा ये क्या क्या काम कर सकता है। इसका पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी की धाराओं में बताया जाता है। यानी कि एक आईओ क्या करने वाला है, ये पूरा प्रोसीजर, चार्जशीट कैसे फाइल करेगा, यानी किससे किस टाइम पे क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या क्या चाहिए होता है, ये सब कुछ एक आईओ करता है। और आईओ करता है सीआरपीसी के धाराओं के तहत। उसके पास ये पूरी राइट्स होती है, उसके पास वो सारी पावर्स होती है। तो इस तरीके से एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद मामला कोर्ट में जाता है और दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और कोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाती है तो फाइनली जस्टिस मिल ही जाना है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसने भी ये कांड किया है। फाइनली कोर्ट के द्वारा ही दोनों के लिए डिसीजन सुनाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है एफआईआर दर्ज करवाने का। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों एवं उनसे जुड़े कानूनों की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको डिस्कस करना है वेरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया एंड द लॉज रिलेटेड टू देम। यानी महिलाओं के साथ जो भी अपराध होता है उसको लेकर जो भी कानून है आपको ये बताना है इसके अंदर। तो इसमें आपको दो चीज़ बताना है, पहला कि महिलाओं के साथ कौन कौन से अपराध किए जाते हैं, दूसरा उन अपराधों को लेकर देश में कौन कौन से कानून हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो, महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। देखो, भारत के प्राचीन टाइम से ही अलग अलग धर्म ग्रंथों में महिलाओं को एक देवी का रूप माना गया है। लेकिन आज हम देखें कि महिलाओं के साथ चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में, रेप के रूप में, या जो भी उत्पीड़न के या एसिड अटैक वगैरह तमाम तरह की जो घटनाएं हम देखते हैं, जिसने आज इस देवीय रूप को टोटली खत्म कर दिया है। तो महिलाओं के अगेंस्ट में जो वायलेंस है ये कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एक गंभीर विषय बन चुका है जिसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी है। एंड महिलाओं ने सदियों से जघन्य अपराधों को झेला है। आज से नहीं, महिलाओं को चाहे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, चाहे जेंडर के लेकर महिला और पुरुष में भेदभाव की बात हो, या पैट्रियार्की सिस्टम जो कि फेमिनिज्म के द्वारा इक्वलिटी की बात की जाती है। फेमिनिज्म मतलब नारीवादी। नारीवादी उसे कहा जाता है जो महिला और पुरुषों में समानता की बात करते हैं। इसलिए ये बात करते हैं पितृसत्तात्मक सोसाइटी की अंत की बात करते हैं। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पैट्रियार्की सिस्टम यानी कि पितृसत्ता, पिता की संपत्ति पे सिर्फ बेटों का अधिकार होता है, महिलाओं का नहीं होता। तो इन नारीवादियों यानी कि फेमिनिस्टों के द्वारा भी लगभग 200 सालों से ऊपर हो गए हैं कि इक्वालिटी की डिमांड की जा रही है। तो अब हम पहले ये बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास। देखिए, प्राचीन काल से ही महिलाओं की जो स्थिति है वो एक देवीय रूप में है और काफ़ी रिस्पेक्टफुल हमारे देश के अंदर भी रहा है, क्योंकि महिला के सम्मान में तो एक लंका जला दी गई थी। और आज क्या है, आज एक कोई महिला के साथ अपराध होता है, अगर कोई घटना हो जाती है तो हम सीधे मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। अगर इसको लेकर कोई कठोर कानून जब तक नहीं बनता, कोई कठोर सजा नहीं दी जाती है, लोगों की रूह कांप जाए, तो ये अपराध कैसे बंद होगा? तो इसके लिए ज़रूरी पहले लोगों की अपनी मानसिकता चेंज करनी और उसके बाद सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाना। और थर्ड नंबर पे है कानून। अगर ये दो चीज़ हो जाए तो कानून फोर्सफुली तरीके से क्यों करवाएगा? लोग अपने आप में पहले चेंज ला दे। अगर एक इंसान अपने आप से सुधरने की शुरुआत करता है तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक इंसान सोसाइटी का ही पार्ट होता है। इसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का भी कहना है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो बड़ी है और लगभग जो 3 अपराध होते हैं उनमें से एक तो महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि इन महिलाओं को उसी टाइम पे न्याय दिलवा सके। अगर न्याय मिलने में लेट होगा, ऐसे में उन लोगों को और भी हिम्मत मिल जाएगी जो ऐसे घटिया कामों को अंजाम देते हैं। तो महिला कमज़ोर है, पुरुष पे निर्भर रहती है, ये सोसाइटी की मेंटलिटी स्टार्टिंग से रही है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने दम पे कुछ करने से रोका गया है। महिला और पुरुषों में इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं फीमेल को एक मेल की बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। तो हम पहले ये देखते हैं कि भारत के संबंध में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, भारत में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, महिला के खिलाफ हो या पुरुषों के खिलाफ हो। महिलाओं को इसका ज़्यादा सामना करना पड़ा है, इसलिए महिलाओं को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव है। भारत में तो ये भी है कि अगर कोई मामला मेल और फीमेल के बीच में हो रहा है तो उस कंडीशन में फीमेल की पहले सुनी जाती है। अब इसका कुछ महिलाएं गलत फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन महिला के साथ कोई गलत हुआ है तो महिला वो बता सकती है, उनकी बातों को पहले कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। तो महिलाओं को कंसिडर किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत भी महिलाओं को एक सम्मान दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा सभी को इक्वल बनाया गया है। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर जो महिलाओं के अगेंस्ट में अपराध किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है एसिड अटैक।
मैं जिस एरिया में रहता हूँ दोस्त, दिल्ली का द्वारका एरिया है, और मेरे ही एरिया के अंदर अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक लड़की जा रही थी, 2 बाइक पे आए सवार और उसके ऊपर एसिड फेंक के भाग गए। कहने का मतलब ये था कि उस लड़की ने मना कर दिया था शादी करने के लिए, या वो लड़की चाहती नहीं थी, वो लड़के जबरदस्ती कर रहे थे, और इसी वजह से उस लड़के को एसिड अटैक का शिकार होना पड़ा और उसकी पूरी बॉडी दोस्तों उसी टाइम झुलस गई। यानी कि एक इमेजिनेशन करके देखो यार कि उस टाइम के जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो उस लड़की को उस टाइम पे ही सहना पड़ रहा है, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। तो एसिड अटैक आजकल भारत के अंदर बढ़ते जा रहा है, तो पहला अपराध। एंड दूसरी जो घटना वो है बलात्कार यानी कि रेप को लेकर। महिलाओं के प्रति ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, और अभी कुछ सालों से इसको हम देख भी सकते हैं। और ऐसे ही कुछ और भी अपराध है जिसको मैं यहाँ पे आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले इस तरफ देखें और इंग्लिश मीडियम वाले इस तरफ देखें, तो एक नज़र आप इस पर डालोगे तो इसमें सबसे पहले मैंने एसिड अटैक को ही रखा है, फिर बलात्कार है, एंड अगर शादी हो गई है तो उनके हस्बैंड के द्वारा जो पत्नियों पे टॉर्चर किया जाता है एंड सेक्सुअली हरासमेंट किया जाता है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। एंड किसी भी ऑफिस या अथॉरिटी के अंदर भी अगर लड़कियों के साथ कोई गलत संबंध बनाया जाता है या शादी का झांसा देकर उनको फंसा लिया जाता है, कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उनको टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, गैंग रेप जैसी घटनाएं देखते हैं हम, रेप करने की कोशिश, किडनैपिंग, शादी करने को मजबूर करने वाली, एंड प्रोक्रेशन हो गया। प्रोक्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक लड़की को, जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि लड़कियों की तस्करी की जाती है। इनमें विदेशों से लड़कियों को खरीदा भी जाता है। तो ऐसे मामले जिसमें घर के अंदर ही एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, ऐसे काफी सारे मामले हैं। तो ये सारे वो अपराध हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक टाइम पे झेलना पड़ रहा है। जिनमें अगर हम देखें भारत के अंदर कुछ पॉइंट्सों की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में जो नोट्स दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, ये देखिए, जिसमें सबसे पहले डोरी डेथ ऑफेंस, यानी कि दहेज के नाम पे लड़कियों को मार देना या उनको टॉर्चर करना, और इसको लेकर साफ शब्दों में भारत के कानून में डाल दिया गया है कि अंडर सेक्शन 304B में अगर कोई ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है ये अपराध है। एंड इसको लेकर अलग से दहेज प्रथा निषेध कानून बनाया गया है 1961 के अंदर, और इसके अंदर 1986 में कुछ चेंजेस भी किए गए और इसके बाद इसको कठोर बनाया गया। यानी कि दहेज प्रथा के लिए अगर कोई आपको टॉर्चर करता है, उकसाता है, बहुत ज़बरदस्ती करता है, कि 1961 के एक्ट के तहत ये टोटली अपराध है और इसको लेकर सजा भी दी जा सकती है। एंड यहीं अगर हम एसिड अटैक की बात करें तो सेक्शन 326A, 326B इंडियन पीनल कोड के तहत ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं। एंड इसके बाद है सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि घर के अंदर मान लो कि डोमेस्टिक वायलेंस होता हो या सेक्सुअली अगर किसी को हम हरास करते हो, यानी कि टॉर्चर करते हो, तो ऐसे काफ़ी सारी घटनाओं को आप देख सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे राजस्थान के अंदर कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी। तो अगर आप अपने आंसर में कोई जीता जागता अगर आसपास से कोई ऐसे एग्जांपल डालते हो तो टीचर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आप टीचर को ये भी लगेगा कि आप करंट मुद्दे से जुड़े हुए रहते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इन ऑफेंसेस को लेकर भारत में कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को भी जस्टिस दिया जा सके। देखो, सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भारत के अंदर एक एक्ट बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि जिसको हम पॉक्सो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट का मकसद है अगर कोई वुमेन, अगर कोई महिला सेक्सुअली रूप से ऑफेंसेस हुई है, यानी कि अगर सेक्सुअली यानी कि यौन उत्पीड़न हुआ है, रेप जैसी घटना हुई है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसको सजा दी जाती है और ये सजा सबसे भयंकर सजाओं में से एक मानी जाती है। एंड एक केस जो भारत के अंदर सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इससे वाकिफ भी है, निर्भया कांड। तो कौन नहीं जानता इसको यार। एंड अपराधियों को सजा मिलने में भी कितना टाइम लग गया और अब जाके उनको फांसी हो पाई है। तो इसलिए निर्भया कांड के बाद काफी सारे ऐसे कानून बनाया गया, जिसमें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो भी रेप के केसेस आएंगे उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिखा जाएगा और उसी टाइम उनकी सुनवाई की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों को सुलझाया जा सके। एंड गवर्नमेंट के द्वारा निर्भया फंड बनाया गया सभी लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जिसमें 10 बिलियन फंड रखा गया, जिसमें गवर्नमेंट और अलग अलग एनजीओज मिलकर महिलाओं यानी कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे और उनकी सेफ्टी के लिए ये अमाउंट रखा गया। और ड्यूरी जो प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, ये साफ शब्दों में ये बताता है कि कोई भी पैसा लेन देन नहीं किया जाएगा शादी के दौरान। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है, यानी कि इलीगल है और ये कानूनन जुर्म होगा अगर कोई ऐसा करता है, कोई टॉर्चर भी करता है तो ये सारी बात तो है, लेकिन ये कानूनी अगर देखा जाए तो थियोरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। आज भी दहेज प्रथा होती है। आज हम और आप अगर कसम खा ले कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे तो एक लड़की का बाप भी मजे से शादी कर पाएगा, उसके ऊपर एक टॉर्चर या प्रेशर नहीं होगा कि भाई शादी करनी है, दहेज कहाँ से दूंगा। और आज ये सच्चाई है इंडियन सोसाइटी की। हम बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए भाई कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, लेकिन उसी सरकारी नौकरी लग जाने के बाद सोसाइटी में बोलियां लगती है भाई अगर भाई कोई क्लर्क बन गया है या एसएससी में या आईएएस बन गया है तो भाई करोड़ों में दहेज मिलने वाला है। और ये सच्चाई है एक सोसाइटी के अंदर। इस चीज़ के अंदर बदलाव हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। कानून चाहे जितने भी बन जाए
जब तक उसका सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगा, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए भारत में जो भी कानून बनाए गए हैं उसको सही से इंप्लीमेंट होना चाहिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। तो इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दिए, हिंदी में भी काफ़ी ईजी है ये। तो ये सारे कुछ कानून है हमारे पास, और कुछ कानून में और ही बता देता हूँ, जैसे कि भारत के अंदर महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर देखोगे आप तो सरकार की सर्वोच्च यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो वुमेन प्रोटेक्शन है, नो डाउट इसके अंदर। इसीलिए इंडियन पिनल कोड 1860 में बनाया गया और आज भी इंडियन पिनल कोड भारत के अंदर है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, और महिलाओं को लेकर अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो कि एक घर में ही पुरुषों के द्वारा अपनी पतियों को मारना, पीटना डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में आता है। इसलिए महिलाओं को हिंसा मुक्त रहने का पूरा अधिकार है, उनको भी सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है, और इस कानून के तहत कोई ऐसा पाया जाता है तो इस कानून के तहत उनको सजा दी जा सकती है। एंड इसके बाद इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969। भारत के अंदर डाइवोर्स का भी एक प्रोसीजर है, इसलिए कोई भी मैरिज वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए अगर कोई भी ऐसा मामला है, शादी कर ली गई और सेक्सुअली हरासमेंट का केस भी आता है, सिर्फ शादी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए की गई थी, उसके बाद डाइवोर्स दे दिया जाता है। अगर कोई इंसान फिजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा काम कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है वो लड़की उस लड़के को सजा दिलवा सकती है और जस्टिस पा सकती है। और ऐसी घटनाओं को इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969 में रखा जाता है, और ऐसी घटना के बाद सुनवाई की जाती है और उसके बाद जस्टिस दिलवाया जाता है। नेक्स्ट है इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। देखो, जेंडर के बेस पे भी माना जाए तो भेदभाव भारत में होता है। महिलाओं के साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि अगर सेम काम किया जा रहा है मेल और फीमेल के द्वारा भी, तो मेल को पैसा ज़्यादा और महिलाओं को कम दिया जाता है या उनको कम आंका जाता है। वो काम जो एक मेल कर सकता है वो फीमेल नहीं कर सकती, ऐसे कॉन्सेप्ट सोसाइटी में चलते हैं। एक फाइटर प्लेन एक मेल उड़ा सकता है, घर बड़े बड़े बिल्डिंग सिर्फ एक पुरुष ही बना सकता है। सोसाइटी में ऐसे कुछ काम है जो पुरुषों ने अपने नाम कर लिया है और महिलाओं को उनसे अलग रखा है, और इसको 1976 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। और कोई ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है उसको सजा मिलेगी। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम आंकना ये गलत है। देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन नेचुरली कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इसलिए यह एक्ट ये देखता है कि कोई भेदभाव ना हो, यानी काम को लेकर जो मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसी को रोकने का काम करता है इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से महिलाओं के अगेंस्ट में जो अपराध होता है वो कौन कौन से अपराध है और उनको लेकर क्या क्या कानून बनाए गए हैं। देखो, महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उसको जस्टिस को लेकर भारत के अंदर कानून बनाए गए हैं। आईपीसी की 2 भी धाराएं लगाई जाती है, उसके तहत जल्द से जल्द सुनवाई हो और महिलाओं को टाइम पे जस्टिस मिले, अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा मिले, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर ये मानसिकता बदलेगी और कानूनों को कड़ाई से पालन हो। सरकार को ये देखना चाहिए और लोगों की भी अपनी मानसिकता में चेंज लाना चाहिए, तभी सरकार और सोसाइटी में परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के प्रावधानों के प्रासंगिकता को बताना है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है। देखो, इंडिया के अंदर SC/ST एक्ट बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जो ST/SC से बिलोंग करते हैं और इनके अगेंस्ट में मान लो कोई अपराध हो जाए या इनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो इनको लेकर जल्दी से सुनवाई हो सके। इनको इतिहास में भी काफ़ी अत्याचार का सामना करना पड़ा है अपर क्लास के द्वारा। इनको लोअर कास्ट में माना जाता था और साथ ही अनटचेबिलिटी का शिकार माना जाता था। इसी वजह से सोसाइटी में इनको और अत्याचार ना झेलना पड़े, अलग से SC/ST एक्ट बनाया गया 1989 के अंदर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस एक्ट का मतलब क्या है। इस एक्ट को बताने के लिए मैंने एक तरफ हिंदी मीडियम में और एक तरफ इंग्लिश मीडियम में नोट्स को ओपन कर लिया है। अब चीज़ों को मैं समझाऊंगा और यहाँ पे आप जस्ट हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले अपने अपने नोट्स को भी समझते जाना। चलिए एक बार अब हम देखते हैं टॉपिक को। मैं पहले इंट्रोडक्शन देखता हूँ। देखो, अनुसूचित जातियाँ भारतीय समाज की वे जातियाँ होती है, उन्हें कहा जाता है जिन्हें परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनली देखा जाए, जिन्हें अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ा हो भारतीय समाज के अंदर, जिनको छुआछूत का शिकार होना पड़ा हो कि भाई ब्राह्मणों या अपर कास्ट वालों ने उनसे ये कहा कि भाई हमारे में टच मत होना वरना हम दूषित हो जाएंगे। तो ऐसी जातियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से अयोग्य और शोषण का शिकार होना पड़ा है, इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इनको रखा गया। और इन्हीं में से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसलिए समाज में इनके उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो वाकई में आज भी दुनिया भर के अंदर देखा जाता है। इनको भी पूरा अधिकार है प्रोस्पेरिटी के साथ रहने का, एंड इसीलिए
इनके बीच में सेफ्टी बढ़ाई जा सके, इनको भी ये इंश्योर कर सके कि देश में रहने की वजह से आप भी बिल्कुल इक्वल है जैसे और भी लोग रहते हैं। इसीलिए शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी लोग हैं और यानी कि एससी और एसटी, इन लोगों के लिए अलग से एक्ट बनाया गया। तो सोसाइटी के अंदर एजुकेशनल, इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट किया जा सके इन कम्युनिटी के बीच में जो एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं। भारत सरकार ने 1989 में एक्ट बनाया जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एक्ट। ये आपको पूरा ध्यान रखना है, इस एक्ट के जो प्रोविजन है आपको ये बताना है। और इस एक्ट का मकसद क्या था? एसटी और एससी लोगों के साथ जो भी अपराध किए जाते हैं उस अपराध के लिए एक अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाया जाना और इस कोर्ट्स के अंदर इन लोगों के साथ जो भी अपराध हुए हैं उन मामलों की सुनवाई करना और जल्द से जल्द इनको जस्टिस दिलवाना। तो स्पेशली एसटी एससी लोगों के लिए कोर्ट्स बना के उनकी सुनवाई करना अंडर दिस एक्ट, ये प्रोविजन किया गया। तो ये चीज़ हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो चलिए पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एससी और एसटी दोनों ही कम्युनिटी को एजुकेशनल और सोशल रूप से बैकवर्ड माना गया और ये कहा गया कि इनके उत्थान के लिए सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना होगा और इनके लिए कुछ स्पेशल, कुछ इनको प्रिविलेज देना होगा ताकि ये भी सोसाइटी के मुख्य धारा में आ सके। और अम्बेडकर जी के द्वारा इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जिसको 10-10 साल के बाद अब तक बढ़ाया जा रहा है। और इसके अंदर एक कैटेगरी और 1990 में ओबीसी भी जोड़ दिया गया। खैर बात करते हैं हम एससी और एसटी के बारे में। एससी कैटेगरी डिक्लेयर किया गया है और ये डिक्लेयर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस कास्ट के लोग एससी कम्युनिटी के अंदर आएंगे ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। और सेकंड है एसटी। एसटी कम्युनिटी के लोगों को आर्टिकल 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक शेड्यूल बना के, एक पूरा लिस्ट बना के नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये कास्ट के लोग शेड्यूल ट्राइब के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट 341 आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का और 342 के अंदर एसटी लोगों को रखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनको आर्टिकल 341 के तहत डिफाइन किया गया है और एसटी लोगों को आर्टिकल 342 के तहत डिफाइन किया गया है। अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि 1989 के प्रोविजन में क्या क्या कहा गया है इनके राइट्स को लेकर। चलिए अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के एक्ट के अंदर इनको लेकर क्या क्या कहा गया है, इनके स्पेशल राइट्स को लेकर, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ द एससी एंड एसटी एक्ट 1989। चलिए इस पॉइंट को समझने से पहले हम पहले एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि ऐसे अत्याचार के आरोपित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिन्होंने एसटी और एससी कम्युनिटी के लोगों के साथ कोई भी ऐसी घटना कर दी है या जाति के नाम पे कोई भेदभाव किया है या कोई ऐसी घटना जो ऐसी कम्युनिटी के साथ हुई है जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी ताकि जल्द से जल्द सुनवाई की जा सके। तो सबसे पहली बात इसके अंदर यही बताया गया है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि इस एक्ट के अनुसार उनके लिए मान लो आने जाने का कोई खर्चा है, और सेकंड पॉइंट में इस एक्ट के अनुसार ये बताया गया है निःशुल्क पुनर्वास, यानी कि एक जगह से अगर उनको दूसरी जगह पर जाके बसना भी पड़े तो उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। यात्रा, मान लो कोई ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ट्रैवल के एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट को उठाना होगा, उनके रख रखाव का सारा पैसा फिर गवर्नमेंट देगी। अगर कोई ऐसी घटना में कोई लिप्त पाया जाता है देन उसके बाद जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है, तो सरकार के द्वारा ये धन प्रदान किया जाता है। एंड ये भी देखा जाता है कि जिस अधिकारी के द्वारा ये मामला देखा जा रहा है वो ये सुनिश्चित करे, वो सही से देखे कि इस नियम के तहत सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी कि इस एक्ट का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। और इसके अलावा जब अपराध दलितों के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का वायलेंस करता है, उल्लंघन करता है, तो ये अधिनियम दलितों को समाज का एक अभिन्न अंग बनाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुनवाई करके ऐसे लोगों को न्याय दिलवाता है। तो कह सकते हो कि दलितों यानी कि एसटी और एससी लोगों के लिए ये न्याय का प्रावधान करता है। एंड यह अधिनियम वंचितों यानी कि जो डिप्रेसिव क्लासेस है उनके अगेंस्ट में जो भी वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए, या जो हाशिए का शिकार है, जिनको आज तक सोसाइटी के अंदर हाशिए पर रखा गया है, काफी पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा है, ऐसे समुदाय को अपराध से बचाने के लिए, या उनके साथ कुछ गलत होता है तो ऐसे लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया था। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इस जगह पे मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे दे दिया है। तो इस एक्ट का मेन मकसद क्या है? एसटी और एससी लोगों को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाया जाएगा और कोर्ट्स में उनकी सुनवाई की जाएगी
और इस दौरान जो भी एक्सपेंसेस खर्च होगा ट्रैवलिंग का, रिहेबिलिटेशन का और मेंटेनेंस का, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही देखा जाएगा ताकि इनको जस्टिस मिल सके। चलिए हम ये बात करते हैं कि ST/SC एक्ट 1989 के तहत जमानत कैसे मिल सकती है। अगर साबित हो गया कि ये अपराधी है तो उसको ये जमानत कैसे मिल सकती है। देखो, अपराधी और दोषी में अंतर होता है। इसके खिलाफ शक हुआ है कि इसने ये कांड किया होगा, उसको दोषी कहा जाता है। जब अपराध सिद्ध हो गया तो उसको अपराधी कहा जाता है। अपराध सिद्ध हो जाने के बाद उसको सजा मिलनी ही है, ये पक्का है। चलिए हम ये देखते हैं कि बेल मिलने का यानी कि जमानत मिलने का क्या प्रावधान है। देखिए, इस अधिनियम के लागू होने के बाद गिरफ्तारी से पहले अदालत द्वारा जमानत के आदेश को लेकर विवाद हुआ था और इसके धारा 18 में ये कहा गया था, क्योंकि मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के एक डिसीजन ने इस धारा को स्पष्ट कर दिया और यह बताया गया कि अगर कोई इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसको जमानत नहीं दी जाएगी। इस पूरे प्रोविजन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि 1989 का जो एक्ट है, इसके सेक्शन 21 में ये बताया गया है कि इस एक्ट को, इसके लिए पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। वही देखेगी ये इफेक्टिवनेस के तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड इसकी भी देखरेख करना कि ऐसे लोगों को सही से फैसिलिटीज मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। जैसे कि लीगल एड यानी कि कोई कानूनी सहायता चाहिए जिससे कि उनको जस्टिस मिल सके, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उन्हीं को ये देखना होगा, उनके ट्रैवलिंग और उनके एक्सपेंसेस को वही उठाएगी। एंड साथ ही ऐसे कम्युनिटी जो ST/SC से बिलोंग करते हैं उनको आर्थिक और सामाजिक सहायता भी प्रदान की जा सके, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एंड जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है इनके वायलेंस को देखने के लिए, और ये इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। इसमें ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉन SC द्वारा अगर SC कम्युनिटी के ऊपर कोई वायलेंस किया जाता है या कोई नॉन ST के द्वारा कोई ST कम्युनिटी के ऊपर कोई वायलेंस किया जाता है तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा सिर्फ ST और SC होने के नाते अगर कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो पब्लिक सर्वेंट को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, यानी कि ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एंड बेल जो जमानत है इसको भी मना कर दिया गया। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था कोर्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को ST/SC एक्ट के तहत सजा मिलती है तो उसको अग्रिम जमानत यानी कि बेल भी नहीं दिया जाएगा। तो ST/SC एक्ट का मकसद ये था ताकि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैदा किया जा सके और ऐसे लोगों को भी इक्वालिटी दी जा सके, सोसाइटी के मुख्य धारा में इनको भी लाया जा सके जिनको अब तक भेदभाव यानी कि अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा है। 1989 का जो एक्ट है उसके ये थे हमारे मेन पर्पस और मेन प्रोविजन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर लेना, इसके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े कानून की चर्चा कीजिए। आपको पहले ये बताना है कि विकलांग के कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं जिनको डिसेबल पर्सन कहा जाता है, जिसको हम PWD के कैटेगरी में रखते हैं। PWD, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो आपको ये बताना है और कानून और इनके लिए ऐसे कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जिससे इनको प्रोटेक्शन मिले और इनकी सिक्योरिटी के लिए। तो आपको दोनों चीज बताना है, डिसेबिलिटीज के बारे में और डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डिसेबिलिटी कानून के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को क्या क्या सुरक्षा प्रदान किए गए हैं। तो आपको इसमें यह बताना होगा डिसेबिलिटी कानून भारत में कौन कौन सी बनाई गई है सरकार के द्वारा, और एक विकलांग व्यक्ति यानी कि PW कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, यानी कि इशूज द लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि ये भी आपको इसमें बताना है। तो चाहे क्वेश्चन जो पहले अभी आपको मैंने बताया ये आ जाए या चाहे क्वेश्चन ये आ जाए, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम आंसर को समझते हैं। चलिए आपको पहले मैं ये बता दूं कि विकलांग व्यक्ति होता कौन है, यानी कि नॉर्मली इंसानों से जो कुछ मामलों में अलग हो, चाहे आप अपने एक पैर के मामले में अलग हो, जैसे कि चलना पाना या व्हील चेयर पे चलना या एक पैर में कोई दिक्कत आना। लेकिन एक इंसान के जब हाथ पैर कान मुंह या देखने में कोई दिक्कत आ जाती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा जाता है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर हम ऐसे लोगों को नॉर्मल इंसानों से अलग देखते हैं, लेकिन है तो ये इंसान ही, इसलिए इनको भी जीने का वही अधिकार है जो नॉर्मली सभी लोगों को होता है। तो संविधान के आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट्स दिए गए वो इनके लिए भी है, जिसमें ये कहा गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नज़रों में एक समान है सभी नागरिक, अब वो चाहे नॉर्मली इंसान हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, यानी कि जो PW कैटेगरीज में आते हैं। और इनके लिए अलग से प्रावधान भी किया गया है। अगर आप देखोगे समानता का मतलब क्या होता है कि सबके साथ समान व्यवहार करना, बिल्कुल भी नहीं। समानता का मतलब होता है समान के साथ समान व्यवहार करना। अगर किसी के 2 हाथ पैर नाक सब कुछ ठीक है, वो सही से काम कर सकता है, अगर उसको 10 रुपये देते हैं और दूसरा इंसान जो बिल्कुल इस इंसान की तरह है उसको भी 10 रुपये दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन इन दोनों से
जो तीसरा इंसान है वो अलग है, या तो मान लो उसका एक पैर है और एक पैर में उसकी दिक्कत है, अगर इसको भी सरकार के द्वारा 10 रुपये दिया जाता है तो ये अपना ज़्यादातर पैसा तो अपनी बीमारी में लगा देगा भाई। तो ऐसे में इक्वलिटी कहाँ से आएगा? इसलिए जो सोसाइटी में जो असमान है, असमान का मतलब क्या होता है? जो अनइक्वल हैं, जो ऑलरेडी डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, उनको सरकार के द्वारा अलग से प्रोविज़न किया गया। अब इनको पेंशन के रूप में, या आप आरक्षण कह लो, या सोशल वेलफेयर के लिए इनको एजुकेशन या अलग अलग फैसिलिटीज़ देकर इनकी भी हेल्प की गई। अब इनको 10-10 रुपये दिया जाए जो नॉर्मल इंसान है, तो इनको 15 रुपये दिया जाए, तभी तो इक्वलिटी होगा यार। सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर सभी के साथ एक समान व्यवहार करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगा। समान के साथ समान व्यवहार करो, जो इक्वल है उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो, और जो इनइक्वल है उनके साथ अलग व्यवहार करो। तो इसी का मतलब होता है यहाँ पे इक्वलिटी। तो सोसाइटी में आर्टिकल जो 14 है ये सभी पे इम्प्लीमेंट होता है, और बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, चाहे नॉर्मल इंसान हो या विकलांग इंसान हो, सभी को बिना भेदभाव के जीने का अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही के अंदर यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, उसके अंदर पियासा महलदार ने बिल्कुल इतिहास ही रच डाला। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल, अभी बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। 99.31% लाया इन्होंने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स के अंदर। आप ज़रा खुद देखिए कि ये 25 साल की हैं, अपने एज के है ना, और दिव्यांग कंडीशन में होते हुए भी, एक डिसेबल कंडीशन में होते हुए भी इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। इसके बाद भी इनके जो परसेंटेज आए हैं आप खुद देख लीजिए, 99.31%। मैंने आपको स्टार्टिंग कहा ना कि भगवान ने ऐसे लोगों को एक स्पेशली पावर दिया हुआ है, और अगर आप देखना जो ऐसे लोग होते हैं, आप उनसे बात करके देखना, उनका एक अलग ही मतलब, उनके अंदर आपको लगेगा कि कुछ स्पेशल पावर दी हुई है। उनकी बात करने का अंदाज हो जाता है, जो उनका माइंड पावर हो गया है ना, क्रिएटिविटी थिंकिंग हो गई, माइंड ब्लोइंग होती है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिसेबिलिटी आखिर इसका मतलब होता क्या है, मैंने आपको ये तो बता दिया। नॉर्मली लोगों से, जो जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे पास बिल्कुल सही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है। यही सेम कंडीशन हम दूसरे लोगों के पास देखें जिनके पास ये चीज़ें नहीं है या कुछ कमी है, ऐसे लोगों को हम प्रॉपर तरीके से क्या कहेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम पहले ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कुछ डेफिनेशन है जो दुनिया भर के अंदर सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। पहला डेफिनेशन है विकलांग शिक्षा अधिनियम, IDEA, डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट है, और इस एक्ट के अंदर ये बताया गया कुछ ऐसे लोग जो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या उनकी जो मानसिक रूप से जो कमजोरियां हैं, मान लो कोई चीज़ याद करने दिया जाए वो याद नहीं कर पाते, इस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे कैटेगरीज को विकलांग की कैटेगरी में रखा जाता है। सेकंड डेफिनेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दी गई है। WHO के द्वारा कहा गया है कि मान लो किसी इंसान के शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, और एक्टिविटी करता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। अब मान लो कि भाई मेरे हाथ नहीं होते अभी, तो मैं कैसे आपका पढ़ा पा रहा होता, मैं कैसे कर पा रहा होता, तो यहाँ पे काफ़ी लिमिटेशन आ जाती। और किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें नॉर्मली इंसान पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो ऐसे लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इन लोगों को WHO के द्वारा विकलांग यानी कि डिसेबिलिटी की कैटेगरीज में रखा जाता है। अब हम देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट की डेफिनेशन, जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक कन्वेंशन किया गया था। कब? 2006 में UNO के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस कन्वेंशन के अंदर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWD जिसको हम कहते हैं, इंडिया के अंदर क्या कहते हैं इसको, PWD कैटेगरीज के लोग, है ना, जो हैंडीकैप्ड या आप विकलांग कह सकते हो, ऐसे लोगों को डिफाइन किया गया UNO के द्वारा 2006 में। इनके द्वारा क्या कहा गया कि विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरणीय बाधाओं, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं इन्वायरमेंटली या उनके आसपास की जो एटमॉस्फेयर है वो उससे अफेक्टेड होते हैं। पहले तो ये कहा गया है ना, मतलब कि उसी से उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हो कि आसपास के वातावरण से वो अफेक्टेड होते हैं, उनके पूर्ण विकास में जो बाधा डालती है। मान लो कि आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं जहाँ पे वो रह तो रहे हैं, ऐसे लोग जो डिसेबिलिटीज़ है, बट रिसोर्सेज नहीं है। अब रिसोर्सेज ना होने की वजह से उनको बहुत दिक्कत आती है। अब मान लो कि उनको यहाँ से कहीं जाना है, पैरों में दिक्कत है, कैसे जाएंगे? आज भी ऐसे लोगों के लिए सही से साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो पूर्ण विकास में बाधा डालती है। तो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में भागीदारी को प्रभावित करती है, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों के साथ एक समान तरीके से भागीदारी यानी कि भागीदार या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को इसने डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में रख दिया UNO के द्वारा 2006 की कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक रूप से
कोई ना कोई दिक्कत ऐसे लोगों में पाई जाती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो अपने पैर से या तो चल नहीं सकते, मान लो इनके जो पैर के जो मसल्स वगैरह हैं, जो मांसपेशियां हैं या उनके जोड़े हैं या जो पैर है, बिल्कुल मतलब कि इस तरीके से विकलांग टाइप में हो गए हैं, जो ना तो वो चल सकते हैं ना वो दौड़ सकते हैं, वो बैठ के ही रह सकते हैं। मान लो कभी टूट जाता है पैर, तो कभी फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो कंडीशन ठीक हो सकती है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब वो पैरों से पूरे ही विकलांग, यानी कि उनका जो पैर है वो काम करना ही बंद कर देता है, मान लो पैरालाइज या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके से व्हील चेयर पर चलना होता है, फिर वो पैरों से अपने चल नहीं सकते। तो ऐसे ही कंडीशन को हम कहते हैं क्या? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब मान लो कि सामान्य लोगों की तुलना में ये लोग कुछ करना चाहे, सीखना चाहे, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इन्हीं से चल सकते हैं सही तरीके से बैठ के, इन्हीं के द्वारा। अब तो कई सारे तो रिमोट सिस्टम भी आ गया है कि ये बैठेंगे, रिमोट दबाएंगे और चलने लग जाएगा ये भाई। अब तो काफ़ी सुविधा आ गई है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके मुकाबले में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अब कहीं पे जाना है, सोचना पड़ेगा, मान लो काफ़ी रस एरिया है, कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे, बहुत दिक्कत आती है। मोटर जो डिसेबिलिटी जिसके अंदर पाया जाता है उनको बहुत दिक्कत आती है, जो पैरों से चल नहीं पाते। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट यानी कि लो विज़न की। अब मान लो कि एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा बंदा जो ओवरनाइट या ओवर टाइम तक बस फ़ोनों में लगा पड़ा है, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसमें देखने में लगा पड़ा है, बहुत घंटों भर उसी पे काम कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके आँखों में बहुत पेन होगी। वो जाएगा डॉक्टर पास, चश्मा बन जाएगा, जैसे मेरे बना हुआ है, देख लो भाई। आप सभी को तो मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ यूँ करके मज़े से, लेकिन जो इसकी रोशनी, जो इसकी ब्राइटनेस होती है, वो मेरे आंखों की ऐसी तैसी कर देती है, मेरी आंखों में बहुत पेन होती है। और सेम यही है सभी के साथ। आज हम फ़ोन चलाते हैं घंटों घंटों भर, लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि यार क्या ही फर्क पड़ता है। फ़ोन की ब्राइटनेस मैंने कईयों को देखा फुल करके रखते हैं। अरे भाई कम करके रख लो यार। अगर आज दिक्कत आपको नहीं लग रही है, कुछ सालों बाद आपको महसूस होगी वो, जब आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा तब पछतावा होगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि लैपटॉप के स्क्रीन को जो बिल्कुल नाइट मोड में चलाइए, बिल्कुल जीरो करके चलाइए उसको, क्योंकि इससे होगा क्या, लो विज़न की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लो अभी आपको चश्मा लग गया, आपने पहना भी उसको और उससे ठीक हो भी गई, लेकिन लो विज़न एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों में भी पाया जा रहा है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको दिखना बंद हो जाएगा, यानी आप देख नहीं पाओगे। और इसमें कोई भी चश्मा लगा लो, कोई चश्मा काम नहीं करता, और ना ही कोई सर्जरी इसमें काम करती है। ना सर्जरी काम करेगी, ना कोई चश्मा काम करेगा, और इसके वजह से आपकी आंखों से पानी निकलेगी, देखने में प्रॉब्लम आएगी, और उस कंडीशन में बहुत दिक्कत हो सकती है। बॉस, आंखों से कोई खेल मत करना, शरीर का एक ही एक अंग है आंख, जो बिल्कुल नाजुक है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है? लो विज़न, जो कि सीखने को काफ़ी अफेक्टेड करती है। अब मान लो कि मेरी आंखों में दिक्कत है, किसी की आंखों में दिक्कत है, वो कैसे देख पाएगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरे चाचा जी 3-4 साल के ही थे दोस्त, जब उनकी आंखें चली गई थी। उसके बाद क्या, पूरी दुनिया उनके लिए अंधेरा सा लगने लग गया। अब उनको ये लगता है कि अब देखो, अब हम हैं घर में। मैं चाचा जी को काफ़ी मोटिवेट करता रहता हूँ, चाचा ऐसा नहीं है। अब मेरे चाचा जी भी पढ़े लिखे हैं, तो उनको अपने आप ही वो समझते हैं चीज़ों को, काफ़ी मोटिवेट रहते हैं, और मुझे भी करते हैं यहाँ पे। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे चाचा जी ऐसा कर सकते हैं, बहुत नॉलेज है उनको। जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पहले पढ़ कर छोड़ रखे हैं। सोचे था 2010 के अंदर उन्होंने अपनी 12th पास करी थी। तो आज इस टाइम मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों के पास टैलेंट तो होता है। फिर भी ज़रा इमेजिन करो कि जिसके पास आंखें नहीं हैं और वो आंखें बंद करके दुनिया को देख रहा है, समझ रहा है, वो फील कर रहा है, अपने डंडे से चल पा रहा है। उस कंडीशन में उस दर्द को समझो जरा एक बार। मैं देखता हूँ अपने चाचा जी को, जब मेरे चाचा जी जाते हैं तो कभी कभार तो उसे दिखाते नहीं है, मैं पैंट ऊपर करके देखता हूँ, उनके घुटने में काफ़ी मतलब कि कहीं यहाँ चोट, कभी वहाँ चोट लगी होती है, कभी यहाँ फूट गया, कभी वहाँ फूट, कभी वहाँ खून निकल रहा। चाचा बताएंगे तो कभी है नहीं अपने आप से, मुझे पता है भाई, कहीं जाएंगे कहीं भी ठोकर लग गया, लो भाई वहीं पे दिक्कत उनको हो जाती है। होता क्या है कि ऐसे लोगों के लिए आज भारत के अंदर मानवता भी जिंदा है, बहुत इनको हेल्प मिल जाती है। कई लोग रोड पे चल रहे होते हैं तो रोड पार करवाना या हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी ज़रा सोचो, आंखें ना होना अपने आप में उस टाइम आपको एहसास होता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन हम जैसे लोग ही बनेंगे जब इनको हम प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, भाई ये नहीं तो वो नहीं है, चिढ़ाना, कुछ भी ऐसा बोलना जिससे वो डिमोटिवेट हो जाए। भाई एक तो पहले ही, और भारतीय समाज के एक दुर्भाग्य देखो भाई, पक्का तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से तू आज ये झेल रहा है। उनको ऐसे ऐसे ताने मार मार के ऐसे बोला जाता है यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो अपने वजह से हैं, किस वजह से हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है हम उनको एक्सेप्ट करना है। अब वो अपनी ज़िंदगी इस वजह से जीना छोड़ दे कि उनके पास शरीर में कोई दिक्कत है, तो
ज़रा सोचिए एक बार, वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत टैलेंट होता है उनके अंदर, हमें उनको एक्सेप्ट और प्रमोट करना चाहिए। खैर दोस्त, अब सेकंड पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आए दिन आजकल के बच्चों में पाया जा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 50 ईयर के बाद जो हो जाते हैं, यानी 50+ हो जाते हैं, उनके अंदर भी डिसलेक्सिया पाया जाता है। मान लो कि पढ़ने की दिक्कत हो जाती है, जब हम समझते हैं तो समझ नहीं पाते, तो कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, पढ़ने के बाद भूल जाना, कुछ समझ नहीं आ पाना, है ना, एंड चिड़चिड़ापन पूरा हो जाना। एंड मेन दिक्कत इसमें ये होती है कि जो आपकी आंखें हैं वो इतने सही तरीके से आपका साथ नहीं दे पाती है, ठीक है, माइंड का बिल्कुल ही अच्छे से ना वर्क कर पाना, तो डिसलेक्सिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजकल के लोगों में ये भी देखा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को या हम जैसे इंसानों को सीखने से कोई चीज़ रोकती है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हैं। तो डिसलेक्सिया की वजह से जो बौद्धिक स्तर है एक बच्चे की सोचने की, समझने की या पढ़ने की, वो बिल्कुल ही वीक, कमज़ोर हो जाती है। एंड जो आपकी बेचैनी है वो बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे आप, और इसी वजह से कोई नया चीज़ सीख नहीं सकते भाई। एक बहुत बड़ी ये दिक्कत, चैलेंज बन के आ रखी है, और भारतीय और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये काफ़ी देखा जा रहा है भाई। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई है इन लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1949 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन NIMH की स्थापना की गई थी, ऐसे लोगों को एजुकेशन एकत्रित यानी कि इंटीग्रेशन करने के लिए और सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो सबसे पहले भारत के अंदर 1949 में ही स्टेप उठा लिया गया था। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान यानी कि NHBH, इनके द्वारा भी ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं पाते, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाना, इनकी शुरुआत करी गई। एंड हुआ क्या था कि 1943 की बात है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल ही रहा था, तो उस टाइम भी काफ़ी लोग भारत में अंधे हो गए थे। तो युद्ध में जो लोग अंधे हुए थे उनको देखभाल करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्लस उनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये काम दिया गया था किसको, NIBH के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। 1968 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी, और इस पॉलिसी के अंदर ऐसे लोगों का स्पेशल ध्यान रखा गया था जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इनके लिए स्पेशल पढ़ने की व्यवस्था की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। और बाद में जाके जब 1986 में पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर भी डिसेबल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका विशेष ध्यान रखा गया इनके एजुकेशन सिस्टम को। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरे चाचा जी खुद एक ब्लाइंड है, तो उनका जो एजुकेशन है तो बिल्कुल हमारे से बिल्कुल अलग होता है। मैंने उनको देखा है, उनके पास क्या होता है, एक ब्लैंक पूरा पेज होता है और एक सुई टाइप में एक होती है उसमें, और जो पेज होती है उसमें छेद टाइप में होता है तो वो उसमें छेद में अपना मतलब कैसे करके लिखते हैं, जैसे कि ABC जैसा जो होता है वैसे ही वो लिखते हैं। तो उनको ये पता होता है कि उनको कैसे लिखना है, या उनको पहले ही इस तरीके से एजुकेशन दी जाती है। इस तरीके से जो डिसेबल कैटेगरी के होते हैं लोग, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम किया गया है भारत के 1986 के पॉलिसी के अंदर। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लोगों का स्पेशल ध्यान भी रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, 1970 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC योजना चलाया गया, और इस योजना का मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार ऐसे लोगों के लिए अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके पास जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब्स के अंदर, MNC के अंदर, किसी भी सेक्टर में ये अपने जॉब्स कर सकते हैं। इनके पास भी उतने ही अपॉर्चुनिटीज़ है जो और नॉर्मल लोगों के पास है। इवन इनको रिजर्वेशन भी दिया गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी सेक्टर के अंदर। तो इस तरीके से ताकि इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो और बेहतर हो सके, और इन सभी को एकीकृत किया जा सके यानी कि इकट्ठा किया जा सके, और ये सरकार के पास आंकड़ा हो कि भारत के इस स्टेट में ऐसे इतने लोग रहते हैं जो अभी तक इन चीज़ों से वंचित हैं। आने वाले टाइम में इनको भी वो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए जो अभी तक इनको नहीं मिल रहा है, जैसे कि पेंशन की सिस्टम की गई है, एंड अलग अलग तरीके की इनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है सोशल वेलफेयर के नाम पे, वो मिलना चाहिए। तो ये कहा गया 1970 IEDC यानी कि पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1986 में बनी थी। ये भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्पेशली प्रबंध किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विकलांग व्यक्ति अधिनियम PWD अधिनियम 1995 का एक्ट, जिसको हम PWD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि हम किसको माने कि वो डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। अब मान लो कि किसी को भाई पैर में हल्की सी खरोच आ गई,
तो क्या वो डिसेबल पर्सन होगा? आखिर किसको माने हम डिसेबल पर्सन? इसीलिए इस कैटेगरी के अंदर ये डिफाइन किया गया। ये एक्ट हमें बताता है 1995 का कि किसको हम डिसेबल मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। और इसके लिए टोटल 7 कैटेगरी बनाई गई। और इन 7 कैटेगरी में देखना पाना, बोलना पाना, सुनना पाना, चलना पाना, तो ऐसे ऐसे कैटेगरी के टोटल 7 कैटेगरी को रखा गया जो डिसेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। और पहली बात ये कही। सेकंड बात ये कही गई कि ऐसे लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल पार्टिसिपेशन की व्यवस्था करनी चाहिए हमें। ऐसे लोग इस वजह से पीछे ना रह जाए कि ये फिजिकली या मेंटली किसी भी तरीके से डिसेबल पर्सन है। और ऐसे लोग अगर ऐसे पीछे रह जाते हैं तो भारत का ये दुर्भाग्य होगा। हमें इन लोगों का ध्यान रखना है। और इस तरीके से 1995 का एक्ट पास किया गया। लेकिन 1995 का जो एक्ट है इसको मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के अंदर फिर से री इम्प्लीमेंट किया गया। और इसकी जगह पे अब 2016 का एक्ट आ गया। इसके अंदर भी सेम इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करी गई। बस जो 7 कैटेगरी के डिसेबल पर्सन हुआ करते थे उसको इंक्रीज कर 21 ऐसे कैटेगरीज बना दिए गए कि अलग अलग लोग डिसेबल कैटेगरी में आने लग गए। यानी कि 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। और इक्वल पार्टिसिपेशन की, एजुकेशन की, इकोनॉमिकली एंड सोशल वेलफेयर की बात करी गई 2016 के एक्ट के अंदर। बस इसकी जगह पे ये वाला एक्ट आ गया। तो इस तरीके से इतने सारे एक्ट्स बने जो इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों के लिए अभी भी काम कर रही है, इन सभी के सोशल वेलफेयर के लिए। देखिए ऐसे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं हमें पहले ये जानना होगा। सबसे पहले जो चैलेंजेस है ये बहुत बड़ी है। सामाजिक उपेक्षा और अभिवृद्धि संबंधी बाधाएं। सामाजिक उपेक्षा समझते हैं। देखो ऐसे लोगों को समाज से भी ताना सुनने को मिलता है। पहली बात तो ये कि अच्छा ऐसे हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, अरे ये बहुत कमज़ोर होते हैं, अलग अलग, अरे इसको तो ये प्रॉब्लम है यार, ये क्या ही कर सकता है, तू रहने दे, तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। एक अलग तरीके की मेंटलिटी बनी हुई हमारे सोसाइटी के अंदर कि ऐसे लोगों के पास वो क्षमताएं नहीं हैं जो नॉर्मली लोगों के पास होती हैं। और इसी मेंटलिटी की वजह से इनको इग्नोर किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। इनके पास वो सभी चीज़ें होती है, इनके पास वो सभी टैलेंटेड होती है। इवन इनके पास और ज़्यादा टैलेंट होती है, मेरा तो ये मानना है। इनके पास मेंटली या फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इनके पास एक अंदर जो एक पावर होती है, जो स्टेमिना होता है, और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता नहीं, मेरा अपना पर्सनली मानना, जितना मैंने देखा अभी तक, कितने लोगों से मैंने बात भी किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाने से नहीं हो जाता, ये सब्जेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो इसको बोल कर, समझ कर, लोगों से मिलकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो 5th सेमेस्टर में आप पढ़ तो रहो, ठीक है, पढ़ लेके भूल जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं, आप भी अपने लाइफ में कई लोगों से मिले होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है ऐसे लोगों से मिलने के बाद। तो काफ़ी लोगों को ऐसा झेलना पड़ता है, तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है? अभिवृद्धि संबंधी बाधा है। यानी कि आप देखोगे तो ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों में काफ़ी घमंड होता है, बोलते नहीं है सही से, एटीट्यूडियल बिहेवियर होता है इनका। बट ये एक सोसाइटी के द्वारा कहा गया सिर्फ एक मिथ है जिसको तोड़ना है। ऐसे लोगों की जो टैलेंट है इसको आगे लेकर आना है। इनकी पहचान दब कर रह जाती है और ऐसा लगने लग जाता है कि समाज के ऊपर ये एक बोझ बन के बैठे पड़े हैं। यही एक गलत मानसिकता वाले लोग सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आज भी गांव शहर के अंदर जाओगे तो लोग बहुत बड़ा उखाड़ रहे हैं, भाई क्या नहीं कर पा सकते, ये बहुत आगे जा रहे हैं। ये बछेंद्री पाल ने किया ना, किसने नहीं। अब ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे आपको जिसने अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे जो डिसेबल पर्सन होते हैं बहुत बड़ा नाम कमा रखा है। फिर भी सामाजिक रूप से जो इनके इग्नोरेंस किया जाता है या एटीट्यूड की बात की जाती है, जो अलग लोग इनको कुछ भी नहीं मानते, ये चीज़ बिल्कुल गलत है सोसाइटी के अंदर, जिसकी धारणाओं को हमें चेंज करना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? रूढ़िवादी व्यक्ति इन्हें घृणा के साथ देखते हैं, घिन के साथ देखते हैं। रूढ़िवादी जो काफ़ी कंजर्वेटिव है, पुरानी सोच के लोग हैं, उनको लगता है कि ऐसे लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि एक बंदा हुआ, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बंदा है, मैं जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये बात कही गई कि जो शारीरिक रूप से अपंग है, विकलांग है, जो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोग जी के क्या ही करेंगे, इनका ये कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। तो ऐसे लोगों ने जब ये कह रखा है तो सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशन जो हमारा है, काफ़ी पुरानी जो ट्रेडिशन, जो सोच है, अभी तक वो यही है, जड़ में जो घुसी हुई है। ये जो ढक्कन खोलेगा तभी तो असली माल निकल कर आएगा कि ऐसे लोगों के पास वो पावर दी है हमारे प्रभु ने, हमारे भगवान ने, ऊपर वाले ने, कि जो इनके पास एक अलग ही क्षमता होती है। तो जस्ट इनकी बात बिल्कुल ही यहाँ पे सर गलत होती है यहाँ पे।
तो इनका ये मानना है क्या कि इन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा और पिछले जन्म का पाप ये अभी भुगत रहे हैं। भगवान ने इनको सजा दे रखी है, इनसे आंखें ले ली, इनसे पैर ले लिया, इनका एक्सीडेंट में कभी ये घटना हो गई, कभी वो घटना हो गई। तो तमाम तरीके की जो लांछन है समाज के द्वारा इन पर लगाया जाता है। अब आप बताइए, जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको इस चीज़ के लिए कोसना ये कहाँ का न्याय है। अब मान लो कि आप कुछ कर रहे थे काम, और जो गेट होता है, गेट में आपका हाथ आ गया और किसी ने गेट बंद कर दिया, आपकी हाथ दब गई और आप बहुत तेज चिल्ला रहे हो। उसी वक्त बोले कोई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ और हाथ डाल लगी, चोट लगेगा नहीं। तो आपको उस टाइम इतना गुस्सा आ गया, मारने कर मारो इसको, मेरे हाथ में लग गया और मेरे को और चिढ़ा रहा है ये। ऐसा होगा ना, अक्सर ऐसा होता है। सेम ऐसे ही अगर लोगों के साथ हम ये बोले भाई तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, सही हुआ, तुमने पिछले जन्म में पक्का कोई कुकर्म किया होगा, तेरे को सज़ा मिल रही है, ये भी क्या लगेगा आप बताइए जरा ना, क्या लगेगा आप बताइए। तो ऐसे ही लोगों की जो मानसिकता है, ऐसे लोगों के प्रति वो चेंज करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में चेंज हुआ है, बट कुछ लोग हैं जो ऐसा अब भी मान लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, आर्थिक असमानता। ऐसे लोगों के पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पाई जाती है। अक्सर ये होता है कि घर वाले भी ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं, जाओ भाई रेन बसेरा में रहो, गवर्नमेंट की पेंशन के बदौलत जियो, हम तुम्हारे कोई भी नहीं है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो भीख मांगने लग जाते हैं, या वो छोटा मोटा किसी भी तरीके से अपना गुजर बसर करने लगते ही हैं, बट कर ही लेते हैं। इसलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ काफ़ी पाई जाती है। बट जो काफ़ी एजुकेशनल, काफ़ी अवेयर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा PW कैटेगरी के लोगों के लिए काफ़ी सारी स्कीम है। इनकी सबसे बड़ी बात है रिजर्वेशन। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी रिजर्वेशन है, माइनस में भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, फिर भी जॉब लग जाती है। अब ST SC OBC तो हैं, अगर आप देखोगे तो PW कैटेगरी के लिए आप 10th 12th BA में, MA में, मास्टर्स में, PG में देख लीजिए, आप BEd करना हो, UPSC करना हो, सभी जगह तो रिजर्वेशन है ही है। तो ऐसे लोगों को जस्ट अवेयर होने की ज़रूरत है, ये अपना पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इस टाइम मैंने कई लोगों को देखा है जो अभी भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं DU से भी, इवन उनके पास काफ़ी दिक्कत है, फिर भी वो कर रहे हैं। फिजिकल डिसेबल भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है दोस्त। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सूचनात्मक उपेक्षा। अब इनके पास क्या होता है ना कि मान लो कि कोई ब्लाइंड है, अब उस ब्लाइंड पर्सन को जो देखकर समझ में आएगा वो सुनकर इतने अच्छे से नहीं आएगा, और ये चीज़ काफ़ी समाज में कहा भी जाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशनल जो नेगलेक्ट है ये काफ़ी होता है सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में ऐसे लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, या इन्फॉर्मेशन तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है। मान लो कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता, अलग अलग डिसेबल पर्सन होंगे, इसी वजह से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से नहीं पहुंच पाती। तो इसी वजह से उनको ये सही से सूचना पता नहीं होता। तो जैसे कि आपको मैं अपने चाचा जी के बारे में बताया था, मेरे चाचा जी ब्लाइंड है, इसके बावजूद भी उनको पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, बायोलॉजी, उनको अलग अलग तरीके से काफ़ी सारी नॉलेज है। IR इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी इतनी नॉलेज कहाँ से, आज से रेडियो से, TV से, अलग अलग तरीके से उनको मिली है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, लेकिन अगर किसी को यही प्रॉब्लम हो कि वो इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं सकता, तो इस वजह से ऐसे लोग को इन्फॉर्मेशन या तो मिलती नहीं है या इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगम्यता, यानी कि इनएक्सेसिबिलिटी। मान लो कि अभी कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी से अभी सफ़र कर रहा है, मान लो चल नहीं सकते, और ऐसे लोगों के लिए आज भी कई जगह पे बंदोबस्त है ही नहीं। मान लो व्हील चेयर पे चल रहे हैं भाई, अब मान लो उनको गाड़ी पे चढ़ना है, तो भाई ये सिस्टम अभी तक नहीं है। अभी देखा है मैंने कि चेन्नई के अंदर ये ओपन किया गया है काफ़ी सारे बसों के अंदर, पर दिल्ली में या कुछ और सिटीज़ के अंदर भी है नहीं, गाँव में और भी दिक्कत होती है। तो इन एक्सेसिबिलिटी की वजह से इनको बहुत दिक्कत होती है। अब कहीं आना है, जाना है, कैसे पहुँच पाएंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाएगा, वो अपना काम जो अधूरा है वो पूरा कैसे कर पाएगा दोस्त। ये यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, आज इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो डिसेबल होने के बावजूद भी इन्होंने कई क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ रखा है। आज मैं इंडिया की बात करूँ, अगर मैं दोस्त अभी देखो मैंने गूगल पाया, मैंने सर्च किया कि जो इंडिया के या वर्ल्ड के जो फेमस लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 16 फेमस इंडियंस विद डिसेबिलिटीज़ हु इंस्पायर अस एवरी डे। तो इनमें काफ़ी सारे लोगों का नाम आया। ये देखिए, सबसे पहले में नाम आया, देखो यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है, आप भी आंसर में ये मेंशन जरूर करना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कोटेशन में क्या कहा गया, ये देखिए आप, डिसेबिलिटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड,
ये एक मानसिकता है आपकी विकलांगता। विकलांग कभी हाथों से शरीरों से नहीं, मानसिकता यानी कि दिमाग से होते हैं। अगर यहीं पे वो कीड़ा या गंदगी भरी हुई है, क्या ही कर लोगे भाई लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। आप देखिए इन सुधा चंद्रन जी का, ये आज इस टाइम क्लासिकल डांसर हैं, कई बड़े बड़े क्षेत्रों में हैं। बछेंद्री पाल देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए रविंदर जैन, ये बचपन से ही देख नहीं पाते थे बट इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम कमाया अपना। सन 2002 के अंदर 66वां संविधान संशोधन किया गया और इस अमेंडमेंट के बाद 6 से लेकर 18 वर्ष के सभी लोगों को, अब वो चाहे विकलांग की कैटेगरी में आते हो या नॉर्मली इंसान हो, सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट्स दिया गया। जो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिला, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। साथ ही जो 2016 में एक्ट बना था पर्सन विद डिसेबल कैटेगरी के लिए यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, इसमें 2 प्रोविज़न किए गए। पहला, अगर ऐसे लोगों के साथ जो विकलांग की यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं कोई इनके राइट्स का वॉयलेंस करता है या इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो इसकी सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल एक कोर्ट बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सुनवाई करके इनको भी जस्टिस दिया जा सके। और जिसने भी ये अपराध किया है उसको 2 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न किया गया ताकि इनके राइट्स को भी सिक्योर रखा जा सके। भारत के अंदर आर्टिकल 14 के तहत सभी को इक्वलिटी दी गई है, लेकिन जिनके साथ जो प्रॉब्लम है उसका स्पेशल ध्यान रखा गया है। जैसे कि ST SC लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, सेम उसी तरीके से जो पर्सन विद डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनको भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। इनको भी इकोनॉमिक और सोशल तरीके से मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम लाई गई है और एक अलग से PWD कैटेगरी बनाई गई है जिससे कि एजुकेशन के अंदर एंड गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनको भी आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मिल सके, जिससे कि समाज के मुख्य धारे में ये भी आए, इनको ये एहसास ना हो कि ये सोसाइटी में और लोगों से अलग है, ऐसा इनको बिल्कुल एहसास ना हो। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, ये भी वहीं बैठ के पढ़ सके जहाँ पे आमतौर पे देखा जाता है सभी लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, चाहे नॉर्मली हो या PWD कैटेगरी के लोग होते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि PWD कैटेगरी में आने वाले लोगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का स्पेशल ध्यान रखा गया है और सरकार ने इसको लेकर अलग अलग कानून भी बना रखे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है? भारत में लोगों के सशक्तिकरण में इस कानून की क्या प्रासंगिकता है? यानी कि भारत में लोगों को एक मजबूतीकरण मिला है, लोग इससे मजबूत हुए हैं, क्या सच में है? तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। चलिए हम बात करते हैं RTI एक्ट के बारे में। देखो RTI एक्ट को 15 जून 2005 को पारित कर दिया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारतवर्ष के अंदर ये इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हो गया और सभी भारतीयों को एक RTI एक्ट के तहत एक ऐसा राइट मिला कि हम किसी भी सरकारी संगठन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम जो चाहे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इसमें वो सूचना प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारे देश की यूनिटी और देश की एकता या अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता हो, या सरकार की कोई सीक्रेट कोई सूचना हो, हम वो नहीं प्राप्त कर सकते, या डिफेंस से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, है ना, हम ये सब प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो एक पब्लिक इंटरेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार से हम मांग सकते हैं। तो यही है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम। मैं RTI कैसे फिल करते हैं इसका पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। पहले देखिए, एक इंसान सबसे पहले एक फॉर्म फिल करता है और ये एक रिक्वेस्ट के रूप में नोडल ऑफिसर के पास जाता है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ये नोडल ऑफिसर देखता है कि ये किस डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन आया हुआ है और ये उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास ये जो एप्लीकेशन है उसको सेंड कर देता है। और जिस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन देखी जाती है और सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इस पर्सन ने अटैच करी या नहीं करी है, और देखने के बाद वो फाइनली ये जो एप्लीकेशन है उस इन्फॉर्मेशन के साथ इसको रिटर्न कर दी जाती है। जो इसने सूचना मांगी है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसको दे दी जाती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए इसको आंसर को समझते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम तो हमें समझ में आ गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम सरकार से या सरकार के सपोर्ट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है हम उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब चलिए एक एक करके हम इनके पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर होता क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर देखें और इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश वाले नोट्स पे देखते चले ताकि सभी को समझ में आते जाए। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी जैसे कि NGOs वगैरह होते हैं बट वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो इन NGO से कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हो।
एंड सेकंड पॉइंट में क्या है, आवेदन हस्तलिखित, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन दोगे वो रिटन या टाइप होना चाहिए। और ये जो एप्लीकेशन है ये आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। याद रहे ये इंग्लिश, हिंदी और अन्य कोई भी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो इसका भी एक प्रोसीजर होता है, यानी कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो उसके अंदर ये सारे डिटेल्स फिल होनी चाहिए, तभी आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ये आपके एप्लीकेशन में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद ये है कि आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले कि कितना शुल्क लगने वाला है और आपके एरिया का कौन नोडल ऑफिसर है। और इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन दोगे, देन उसके बाद आपको 30 दिनों में आपकी जो सूचना मांगी गई है वो सूचना आपको दे दी जाती है। इसमें जो चार्ज लगता है वो अलग अलग है कि 25 रुपये है, किसी में 20 रुपये नॉमिनल चार्ज होता है, काफ़ी कम चार्ज होता है इसके लिए, ठीक है। बाकी जो SC, ST और BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये चार्ज कम देना होता है। आवेदन हाथों हाथ डाक द्वारा या ईमेल के द्वारा भी आप सेंड कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा जो एक ज़रूरी है एप्लीकेशन देने टाइम। लेकिन याद रहे जब भी आप डाक का यूज कर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड भारत सरकार का डाक होना चाहिए, आप किसी भी कुरियर सेवा के द्वारा इसको सेंड नहीं कर सकते। इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज देखा जाए तो मोदी जी भी कहीं देश में जाते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो उसको लेकर भी RTI डाल के ये पूछ लिया गया कि मोदी जी के इस ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा होता है, तो वो सारा खर्चा दिया भी गया है। तो आए दिन किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई भी सूचना ले सकते हो जो आपके लिए जरूरी है। सरकार ऐसी कोई भी सूचना नहीं दे सकती जो देश के अखंडता और यूनिटी में खतरा पैदा कर सकती है, तो इसके लिए भी कैटेगरीज बना दी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इसका आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आज तो RTI के तहत इतने एप्लीकेशन भर दिए जाते हैं कि पेंडिंग रह जाते हैं वो, तो जैसे कि महाराष्ट्र की बात करूँ मैं, RTI के तहत टोटल 59,000 ऐसे पेंडिंग मामले हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आज यूपी के अंदर 47,923 मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। एंड उड़ीसा में तो इन मामलों को निपटाने में 7 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। तो इसकी कुछ खासियत में तो इसकी कुछ आलोचना भी है कि सूचना कभी कभार लेट से मिलती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मामला सेंसिटिव हो तो ये सूचना आपको 48 आवर्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा आंसर आप इस पे बनाकर लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको अपने नोट्स में मेंशन भी कर दिया है। क्लियर है यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है और क्या पूरा प्रोसीजर है, यानी कि सरकार और सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से आप जो भी जानकारी चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। आप अपने स्कूल के अंदर किसी भी टीचर से, किसी अपने कॉलेज के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट से जो भी मांगना चाहो आप RTI के तहत निकलवा सकते हो उसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की विशेषताओं और रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। आपको मनरेगा के बारे में समझाना है। मनरेगा जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, 23 अगस्त 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और पूरे तरीके से 2 अक्टूबर 2009 को एक कानूनी रूप से इसको पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको इम्प्लीमेंट यानी कर दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये रोजगार की गारंटी देता है गांव में रहने वाले लोगों को। मान लो एक गांव के अंदर जितने भी फैमिली रहते हैं उन सभी फैमिली में से किसी एक फैमिली के एक वयस्क नागरिक को, जो भी 18+ होगा, उनको 100 दिन की गारंटेड जॉब मिलती है, यानी कि गारंटेड रोजगार दी जाती है और उस काम के बदली उनको मान लो कि 220 रुपये पर डे के हिसाब से, वो काफ़ी मिनिमम होता है, उनको पे किया जाता है। अगर जिसने भी अप्लाई किया है मनरेगा के तहत और उसको 15 डेज के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता, तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाता है अगर उसको कोई काम धंधा नहीं मिल पाता तो गवर्नमेंट के द्वारा अलग से इसके लिए भी बजट निकाला जाता है जिससे कि ग्रामीण परिवारों के लोगों को भी तो 100 दिनों का ये जो रोजगार है ये दिया जा सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था ताकि टिकाऊ संपत्ति बना रहे। कम से कम अगर 100 डेज भी रह जाए तो कुछ तो होगा, रोजी रोटी तो उनकी चली जाएगी। तो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसमें किया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया 220 रुपये पर डे के हिसाब से, और टाइम टू टाइम इसको बढ़ाया भी जाता है। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है और जो भी व्यक्ति गाँव में रहता है वो अपनी फैमिली की ओर से, अगर वो अडल्ट है और कमाने लायक हो गया है, तो वो मनरेगा के तहत रोजगार की प्राप्ति यानी कि एम्प्लॉयमेंट की प्राप्ति कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की विशेषता क्या है, यानी कि फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। इसका जो सबसे पहला फीचर है, गांव में रहने वाला कोई भी एक अडल्ट इंसान
लिखित यानी कि रिटर्न या ओरली इसके लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो। फर्स्ट पॉइंट, इसका पहला फीचर यही है, यानी कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो लिख पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए मौखिक रूप भी रखा गया, यानी कि ओरल तरीके से भी इसको अप्लाई वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, नौकरी कार्ड। जो भी अप्लाई करते हैं उनको एक नौकरी कार्ड इशू किया जाता है और ऐसे अप्लायर को ये मुफ्त में नौकरी कार्ड दी जाती है कि जब भी वो ये कार्ड दिखाएगा उसको मनरेगा के तहत नौकरी दी जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का दायित्व राज्यों पर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 15 दिन के अंदर अगर नौकरी नहीं दी जाती है, रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और ये बेरोजगारी भत्ता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मजदूरी की राशि एक समान होती है इसके अंदर, यानी कि जो पेमेंट दी जाती है वो मेल और फीमेल को दोनों को इक्वली दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है, यानी कि जो भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वीकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्स पॉइंट क्या है, पंचायती राज संस्थान के अंदर ये देखा जाता है कि गांव के अंदर जो पंचायत होते हैं यही मनरेगा के तहत लोगों को काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अक्सर देखा भी जाता है कि इसके अंदर लोग काफ़ी करप्शन कर लेते हैं, वो लोगों को काम ना देकर सारा पैसा खुद पचा लेते हैं। तो ये जो करप्शन है ये एक जड़ बनी हुई है भारत के अंदर, इसलिए इस मनरेगा की आलोचना भी की जाती है कि जो ठेकेदार होते हैं वो करप्शन कर लेते हैं, बीच में ही वो पैसा ले लेते हैं। तो ठेकेदार की जो सिस्टम थी मनरेगा के तहत उसको भी खत्म कर दी गई है, फिर भी लेकिन ऊपर से जो पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके रह जाता है और जो एक मजदूर है मनरेगा के तहत जो नौकरी अप्लाई करता है उसको पूरा उचित पैसा जो है उसका नहीं मिल पाता और ना ही उनको सही से कभी बार नौकरी मिल पाती है। तो कह सकते हैं कि इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों ही है। लेकिन 7 पॉइंट में यह कहा गया है कि जो भी इस प्लान यानी कि मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड करवाता है, अप्लाई करता है, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान को ग्रांटेड 100 दिनों का काम रोजगार दिया जाए। रोजगार देते टाइम एक बात का और ध्यान रखना होता है कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो और अगर दूर काम दिया जाता है तो 10% तक एक्स्ट्रा जो मजदूरी है वो अलग से उस मजदूर को पे की जाती है अगर नौकरी दूर दी जा रही है, उसको जॉब दूर दिया जा रहा हो। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक समान राशि रखी गई है, लेकिन इसमें एक बात और कह दिया गया है कि जो मजदूरी दर है वो 60 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। मजदूरी राशि का जो भुगतान है वो डेली बेसिस पे किया जाता है ताकि डेली बेसिस पे कमा के सके और खा भी सके। गाँव के अंदर मनरेगा लागू करने में जो पंचायती राज संस्थान है इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जो सरपंच है, एक मुखिया है जो गाँव का, उसी के हाथ में मनरेगा की राशि होती है और उसी का काम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना सभी मजदूरों को। और इसमें यह भी कहा गया है कि मनरेगा के तहत जो भी जॉब कर रहे होंगे, जो अपने काम धंधा कर रहे होंगे, उसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि उसमें 1/3 1/3 वुमेन होनी चाहिए। और इसमें इन बातों का ध्यान रखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये सारे इसके मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो काफ़ी ईजी पॉइंट्स है, आप इसको बनाकर भी लिख सकते हो। तो मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं इससे सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ लोगों का घर भी चल पाता है। आज गाँव के अंदर गरीबी और महामारी ने इस तरीके से लोगों को जकड़ रखा है जहां पे अगर हम वेजेस को और इंक्रीज कर दे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इसका फायदा जरूर होगा। और मनरेगा के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि समानता की पूरी गारंटी हो, अवसर की पूरी समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पूरा ध्यान रखा गया है। राज्य को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान, वंश, उनमें से बिना किसी भेदभाव के सभी को जो भी इस मनरेगा के तहत अप्लाई करते हैं यानी कि ग्रांटेड 100 डेज रोजगार देने की बात कही गई है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि नागरिकों को गरिमा के साथ यानी कि बिल्कुल रिस्पेक्टफुली जीवन का अधिकार है। इसलिए डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 46 में ये कहा गया है कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को बढ़ावा देने, उन्हें भेदभाव और शोषण से बचाने और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना है। और कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सरकार एसटी और एससी कम्युनिटी के लोगों को भी मनरेगा के तहत फायदा देना चाहती है आर्टिकल 46, क्योंकि ये स्टेट पर डिपेंड करता है वो करे या ना करे और इसलिए ये स्टेट ऐसा करती भी है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि भारत की संविधान के आर्टिकल 40 में साफ ये कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, कि सभी राज्यों के अंदर एक पंचायत होगी, जिसको 1993 के अंदर कंपलसरी कर दिया गया। और भारत के सभी राज्यों के अंदर एक पंचायत होती है जो मनरेगा को लागू करने में अपनी भूमिका निभाती है। तो इसके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट में जैसे करप्शन हो गया या लो वेजेस रेट हो गया, यानी कि काफ़ी लो रेट दिया जाता है एक मजदूर को, वो इससे ज़्यादा तो वो शहरों में जाके मजदूरी करके कमा लेते हैं, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये करप्शन खत्म हो तो लोगों को ज़्यादातर पैसा मिल पाएगा, क्योंकि जो बजट पास किया जाता है मनरेगा के तहत
वो पूरा हिस्सा भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनरेगा महात्मा गांधी की उन इच्छाओं को, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है जो वो कहते थे कि गांव में रहने वाले लोगों को हमें संपन्न बनाना है, क्योंकि भारत का विकास या भारत का कल्याण तभी होगा जब गांव का कल्याण होगा, और गांव में रहने वाले सभी लोगों को इस तरीके से गारंटेड जॉब देकर 100 डेज की भारत सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल की गई। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी में क्या अंतर है? गिरफ्तारी के समय एक नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिले होते हैं? पहले आपको गिरफ्तारी के बारे में बताना, देन नज़रबंदी बताना है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें। देखिए, गिरफ्तारी का मतलब होता है अगर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन करी है या FIR दर्ज करवाया है तो पुलिस आएगी, आपको पकड़ के जेल में डाल देगी, देन आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन याद रहे, पुलिस आपको 24 घंटे ही जेल में रख सकती है, उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका वॉयलेंस माना जाएगा। लेकिन वहीं बात करें हम नज़रबंदी की, तो नज़रबंदी में एक इंसान को सिर्फ इस आधार पे कि वो देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है, वो दंगे भड़का सकता है, वो आसपास की सोसाइटी में कोई ऐसा काम करके लोगों को सरकार के अगेंस्ट में भड़का सकता है, तो उस इंसान को उसके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, CRPC की धारा 167 के तहत। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में अंतर पूछा गया है, यानी कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी में डिफरेंस बताओ। चलिए अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरेस्ट की। सबसे पहले एक FIR दर्ज करवाई जाती है और इस FIR के बाद उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा और उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो जिला न्यायाधीश होता है उसके सामने उसको पेश करना होता है। ये कंपलसरी है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। पहली चीज़, अगर सबूत या कोई विटनेस को इकट्ठा करना है तो चार्जशीट तैयार करने के लिए तो मिनिमम 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है। और अगर ऐसे मामले में FIR की गई है जिसमें अपराधी को 10 साल तक जेल हो सकती है तो इसको बढ़ाकर 90 डेज़ किया जा सकता है। यानी कि 90 डेज़ तक एक IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये राइट मिल जाता है कि उस अपराधी के लिए जो भी चार्जशीट है वो कोर्ट में सबमिट करे। तो यानी कि ये पूरा प्रोसीजर होता है, यानी कि एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है इसके अंदर कि वो अपना वकील कर सकता है, अपनी सुनवाई के लिए वो अपना पूरा बंदोबस्त कर सकता है। तो ये तो गिरफ्तारी की बात हो गई, यानी कि जिसको 24 घंटे में पेश करना ही करना है और इसके अपने कुछ राइट्स होते हैं जिसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं CRPC की धारा 167 के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको उसी के घर के अंदर नज़रबंद कर दिया जाता है। और अगर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो तो उसको बिना ये बताए कि कितने दिन तक उसको अंदर रखेंगे, उसको उसके घर के अंदर बंद रखा जा सकता है और उसके इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर टाइम होता है, यानी कि इसमें कोई नहीं कि 24 घंटे में पेश करना है, ऐसा इसमें कोई रूल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसको नज़रबंद किया गया है उसको इस आधार पर नज़रबंद किया जाता है क्योंकि वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, और ऐसे में उसको उसी के घर या ऐसे जगह पर बंद किया जाता है जिससे उसके ऊपर निगरानी रखी जा सके और उसको कहीं पे भी जाने से मना कर दिया जाता है। और गिरफ्तार व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है और FIR दर्ज हो गया है तो अब उसको बेल नहीं मिल सकती। FIR दर्ज नहीं हुआ है भी तो उसको बेल मिल भी सकती है, बट वो स्टेट या देश छोड़कर नहीं जा सकता। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। इजीली तरीके से क्वेश्चन को बनाकर भी लिख सकते हो इसके अंदर अगर फैक्ट्स आपको पता है तो। अब हम ये देखते हैं गिरफ्तारी के समय नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि अगर एक इंसान को गिरफ्तार कर लिया है तो उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। सबसे पहला अधिकार उसके पास यही है कि उसको जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है वो उसी के पास है अभी, उससे छीनी नहीं गई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड ये आपको बताना है कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास ये पूरा अधिकार है कि वो सूचना प्राप्त कर सके कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वो जमानत के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर अभी तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो वो जमानत ले सकता है, उसके पास ये पूरा राइट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, यानी कि उसका पूरा अधिकार है कि 24 घंटे से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति का राइट्स का वॉयलेंस होता है और ऐसे में कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति के साथ जस्टिस किया जाता है एंड इसी के साथ उसको फ्री में कानूनी सहायता मिलती है और अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो भी इसको दी जाती है। तो ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ है जो एक अधिकार के रूप में अरेस्टेड पर्सन यानी कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के पास
होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने ये देखा कि नज़रबंद और गिरफ्तार में क्या डिफरेंस होता है और एक गिरफ्तार व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, और ये अधिकार होना भी चाहिए एक गिरफ्तार व्यक्ति के पास, क्योंकि जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए या उचित तरीके से उसका वो जो अपराध है उसके ऊपर सुनवाई ना हो जाए, उसको उतने ही सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है जितने से हम सभी लोग जी रहे होते हैं। सिर्फ क्योंकि अपराधी और दोषी में अंतर होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी दोष लगाया गया है कि भाई तूने ये किया है, और जब तक वो दोष सिद्ध ना हो जाए वो अपराधी नहीं कहलाएगा। इसलिए अरेस्टेड पर्सन के पास अपने राइट्स होने चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कानून का शासन यानी कि विधि का शासन क्या है। भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना की विवेचना कीजिए। आपको डिस्कस करना है इसके अंदर रूल ऑफ लॉ एंड डिस्कस द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। देखो पहले आपको ये बताना है कि विधि का शासन का मतलब होता क्या है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, कानून के नज़र में सभी समान है। विधि के शासन का अभिप्राय होता है देश में कानूनी समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है। अगर किसी ने कानून का वॉयलेंस यानी रूल का वॉयलेंस किया है तो उसको इस आधार पे पनिशमेंट दी जा सकती है। कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम होता है, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में अगर हाई कोर्ट के अंदर भी जो डिसीजन दिया गया उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन फाइनल माना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और कोई भी नहीं है। इसलिए भारत के अंदर सिंगल जुडिशरी सिस्टम अपनाया गया है। देखो A.V. डाइसी ने 1885 के अंदर रूल ऑफ लॉ के कुछ डेफिनेशन बताए, तो इन्होंने इसके 3 अर्थ बताए। पहला अर्थ बताया कि देश में कानूनी समानता होना चाहिए तभी रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि देयर शुड बी लीगल इक्वलिटी इन द कंट्री, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, यानी कि उसको सब मानेंगे। जिस भी देश के अंदर ये तीनों चीज़ को फॉलो किया जा रहा है उस समझ लो उस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून का शासन है। तो जैसे कि भारत, कानून का शासन भारत के अंदर है। अब बात करते हैं आपराधिक न्याय व्यवस्था यानी क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं, यानी अपराध होने के बाद न्याय कैसे मिलता है। देखो देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही कानून का पूरा बंदोबस्त किया गया है। IPC है, CRPC है, अलग अलग धाराएं इसमें जोड़ी गई है, जिससे कि सोसाइटी पे कंट्रोल बना के रखा जा सके और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, यानी कि जो कानून व्यवस्था है जो नियम के अकॉर्डिंग सभी लोग चले। अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए हमारे पास IPC और CRPC है, जिसको मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की नेचर क्या है, यानी कि प्रकृति क्या है, ये देखते हैं हम। देखो कानून के समक्ष सभी समान है, नो डाउट। एक इंसान को सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकता है। सरकारी अधिकारी यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको मनमाना काम करने का अधिकार नहीं है, यानी कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। भारत में कानून सबसे ऊपर है और कानून के दायरे में सभी एक समान भी हैं। अगर कोई गलत करता है तो उसके काम के आधार पर उसको सजा दी जाएगी, अब वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिला हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि कानून के नज़रों में सभी एक समान होते हैं। इसलिए न्याय की मूर्ति जो जुडिशरी में रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, देखा होगा आपने, उसके ऊपर ब्लैक पट्टी बंदी होती है। इसका मतलब ही ये होता है कि कानून के नज़रों में सब एक समान है। विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है। रूल ऑफ लॉ संविधान का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। बाकी रूल ऑफ लॉ बना रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम हो, ये देखने की जिम्मेदारी देश के कोर्ट की है, यानी कि जुडिशरी की है। भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की संरचना क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो अदालत का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है मानव के अधिकारों की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर यानी कि प्रोटेक्ट रखना। अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेंस होता है तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास ये पूरा राइट है और कोर्ट से हम जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। तो न्याय को दिलवाने में प्रशासन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो न्याय में देरी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसलिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि जस्टिस मिलने में देरी ना हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें ये आपको बताना है कि कानून के नज़र में सभी समान हैं और अगर किसी ने अपराध कर भी दिया है तो उसको कानून के तहत, तो उसको किए गए अपराध के अकॉर्डिंग कानून में जो लिखा होगा उसको सजा दी जाएगी, यानी कि भारत में सभी समान है। तो यही है रूल ऑफ
लो। इसके बाद करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध अलग अलग कानूनी सुरक्षा क्या दिए गए हैं, आपको ये बताना, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में जो कानून बनाए गए हैं ये बताना आपको। देखो, घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा का मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि शादी के बाद जब बंधन बन जाते हैं के बाद एक साथी के द्वारा दूसरे साथी यानी कि अपने पार्टनर के साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में आता है। अब या तो एक लड़के के द्वारा लड़की पे या लड़की के द्वारा लड़के पे किया जा रहा हो। अक्सर देखा जाता है कि एक हस्बैंड के द्वारा अपने वाइफ को टॉर्चर करना, दारू पीकर जो ये डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, ये सभी डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरीज में आते हैं। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध अलग अलग जो कानून है आपको ये बताना है। देखो, सबसे पहला कानून है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का एक्ट है। यानी कि कोई भी दहेज प्रथा के लिए या दहेज के लिए कोई टॉर्चर करता है तो उसको कानूनी सजा दी जा सकती, तो ये गैर कानूनी होगा और उसको कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। 1983 और 1986 में दो नई धाराएं, धारा 498A और धारा 34B इसके अंदर जोड़ दिया गया और इस तरीके से इसको और मजबूत बना दिया गया। अगर अब तक की बात करूं मैं तो कुल मिलाकर 4,05,861 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जो कि दहेज प्रथा के मामले हैं और आज भी ये बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो 2018 तक भारत में 7.3% के मामले दहेज प्रथा के थे, जो कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2005 में स्थापित घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया था 2005 में, ताकि वुमेन को प्रोटेक्शन दिया जा सके डोमेस्टिक वायलेंस से। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को अलग अलग जो कानून उपलब्ध है, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कानून है 1961 का, ठीक है, दहेज के खिलाफ में जो कानून बनाया गया है। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कानून है 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, अलग अलग कानून भारत के अंदर है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो 2005 के एक्ट में जो धाराएं हैं, जैसे कि धारा 14 है, इसमें अगर कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है तो वो परामर्श ले सकती है, सजेशन ले सकती है, क्योंकि आप देखोगे तो महिला आयोग भी बनाया गया है, यानी कि वुमेन कमीशन भी बनाया गया है, जो इन मामलों पर अपना ध्यान देती हैं और महिलाओं को जस्टिस दिलवाती हैं। और इसी के साथ धारा जो 9 है उसमें संरक्षण अधिकारी भी एक नियुक्त किया जाता है, एक अपॉइंट किया जाता है, जिसके तहत 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, जिससे कि महिलाओं को जल्द से जल्द जस्टिस दिया जा सके। एंड धारा 18 में इनके प्रोटेक्शन की बात की गई है और धारा 19 के अंदर इनको रेजिस्टेंस, यानी कि मान लो कि अगर किसी घर में ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो उनको सही जगह पे एक निवास स्थान दिया जा सके। एंड धारा 20 में कुछ फाइनेंशियल हेल्प की बात की गई है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये जो सारी धाराएं दी गई है ये वुमेन प्रोटेक्शन के लिए ही है। ये चीज़ आपको इसके अंदर बताना है। क्लियर है यहाँ पे? तो भारत के अंदर जितने भी महिलाओं के अगेंस्ट में जो भी अपराध होते हैं उन सभी को गंभीर रूप से लिया जाए और जो भी कानून बनाए गए हैं अगर उनको सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के अगेंस्ट में जो भी अपराध होते हैं वो कम से कम होंगे और कड़ाई से पालन करने के बाद, मानसिकता में चेंज लाने के बाद सोशल चेंजेस जरूर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, यानी कि मनरेगा क्या है, हमने ये देख लिया कि मनरेगा के तहत जो लोगों को 100 दिन की गारंटेड जॉब दी जाती है, उसके अंदर अभी अगर आपने अप्लाई किया है 15 डेज में अगर आपको नहीं जॉब मिलती तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। बाकी इस क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन इसमें एक अलग पॉइंट डाल के ये पूछा जा रहा है आपसे कि इसका समाज और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, आपको ये बताना है, यानी इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बताना है। अगर देखो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इसने समाज के अंदर एक अलग ही क्रांति ला दी, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के अंदर की भीड़ उमड़ गई कि कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है, इसलिए गांव के अंदर बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया, जिससे कि उनको एक सामाजिक मजबूती यानी कि सोशल रूप से कुछ स्ट्रेंथ मिल सके और फाइनेंशियल हेल्प के रूप में कुछ तो मिले। बेरोजगार बैठने से अच्छा है रोजगार मिले, खाली बैठने से अच्छा है कोई ऐसा काम मिले जिससे 2 पैसे की आमदनी हो सके। तो मनरेगा का यहाँ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी के ऊपर। एंड सेकंड बात यह है कि मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन की गारंटी मिल जाती है। अब गारंटी के तहत अब उनको कोई हटा तो सकता नहीं है, तो 100 दिन तक उनको पूरा विश्वास होता है कि हमें कोई हटाएगा नहीं और 100 दिन तक उनका घर सही से चल पाएगा। अब ये बात ठीक है कि जो इनको पैसा दिया जाता है मजदूरी के बदले में वो इतना कम होता है कि इससे ज़्यादा तो वो शहरों में जाके कमा लेते हैं, इसलिए मनरेगा के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो कुछ सालों से कम होता जा रहा है और करप्शन का जो दीमक लगा हुआ है वो इसको निगलता ही जा रहा है। और इसका फायदा ये भी हुआ है कि लोग अपने मन मर्जी से जहाँ पे भी जाए खेती कर सकते हैं और मनरेगा का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मनरेगा मजदूर को एक मालिक बनाने का अधिनियम है, क्योंकि एक खेत दिया जाता है और उस पर काम करवाया जाता है और उस खेत को ये किसान भाई बहन अपना ही खेत मानकर काम करते हैं उसके ऊपर, यानी किसान जातियों का जो पलायन है। लेकिन देखो मुश्किल यहाँ पे ये आ गई है कि लोगों को इससे घर बार भी सही से चल नहीं पाता, इसलिए कहीं ना कहीं लोग अब यहाँ से ठोकर कहीं और चले जाते हैं ताकि उनको और ज़्यादा पैसा मिल जाए, है ना। मनरेगा के राशि के भरोसे कब तक बैठेंगे वो, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी सोसाइटी पड़ा है, ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट में ये बताया जा सकता है कि इससे जो आर्थिक मजबूती है लोगों के अंदर आई है, राशि के रूप में कुछ तो उनको हेल्प मिली है,
समाज के अंदर जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है करप्शन के रूप में एंड जो मजदूरी की राशि है जो कम है उसके रूप में। इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसके इम्पैक्ट है जो कि आप बनाकर भी बता सकते हो। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड सभी क्वेश्चन के एंड में मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके अंदर आपको निष्कर्ष लिखना ही होता है। कैसे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनरेगा ने समाज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डाले और समाज में मजबूती लाने का पूरा प्रयास किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड में कुछ शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं हम। भारत में उपभोक्ता के अधिकार, जमानत के प्रकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, महिला वनवासियों के अधिकार, आपको ये चारों डिस्क्राइब करना है। एक एक करके चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में ब्रीफली में। देखो, भारत में उपभोक्ता के अधिकार हैं क्योंकि 1986 के अंदर कंज्यूमर एक्ट जब पारित किया गया तो उसके बाद उपभोक्ता एज अ कंज्यूमर आपको राइट्स दिए गए, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार है। अब जो भी गुड्स या कमोडिटी जिससे भी खरीद रहे हो आपके पास राइट्स है उसके डेट्स को देखना, जो भी आप माल ले रहे हो कि वो सही है या गलत है, डेट एक्सपायर तो नहीं है, आपको गलत माल तो नहीं बेचा जा रहा। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपको सारी सूचनाएं पाने का अधिकार है, आपको चूज करने का अधिकार है। अगर किसी भी गुड्स या कमोडिटीज को लेकर आपके साथ कोई गलत हुआ है, कोई गलत सामान आपको दे दिया है या आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, आपके साथ चीट किया गया है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाके इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। तो हमारे पास ये पूरा राइट होता है एज अ कंज्यूमर। इससे क्या होता है कि आपकी फिजिकल सिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की सिक्योरिटी होती है जो आपको मिल रही होती है और सरकार भी इसमें गारंटी देती है। तो इस प्रकार 1986 के एक्ट के तहत अगर कोई इंसान कोई भी वस्तु गुड्स एंड सर्विस कहीं से परचेज करता है, खरीदता है, तो उसको लेकर उसके पास पूरे अधिकार हैं। चीट होगा तो भी वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कंप्लेन कर सकता है और उसको पूरा अधिकार है न्याय पाने का। तो एक कंज्यूमर कौन है, एक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, 1986 का एक्ट हमें ये भी बताता है। जैसे जो एक सामान खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए या ऐसे वस्तु को खरीद कर वो अपने लिए उपभोग कर रहा है, उपभोग मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसको डेली बेसिस में यूज कर रहा है, तो वो एक कंज्यूमर होता है। यानी कि हम सभी को एक राइट मिल गया है कि अगर हम कहीं से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, अगर उस माल में कोई कमी मिलती है, कोई गलत माल हमें दे दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में हम कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है और ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास जमानत के प्रकार। अब इसमें आपको ये बताना है कि अगर किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो अरेस्ट करने के बाद उसको जमानत कैसे मिलेगी। किसी व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट के अंदर कुछ जमा राशि दी जाती है, फिर उससे वो राशि यानी पेमेंट लेकर उसको एक शपथ दिलाई जाती है, देन उसको जमानत दे दी जाती है। तो अब चलिए हम पहले ये समझते हैं कि जमानत के कितने प्रकार होते हैं। जमानत के मेनली दो प्रकार हैं। देखो, सबसे पहला होता है अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल। इसका मतलब क्या होता है कि एक बंदा जिसको ये भनक लग जाए कि भाई अब वो गिरफ्तार होने वाला है, तो गिरफ्तार होने से पहले ही वो अपनी जमानत का पेपर रेडी कर लेता है, अपने लॉयर से मिलकर कोर्ट से ऑर्डर ले आता है और ये सीआरपीसी की धारा 438 के तहत कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है। मतलब ये संज्ञेय अपराध नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटा ऐसा मामला है उसके अंदर अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है सीआरपीसी की धारा 438 के तहत। लेकिन जो सेकंड बेल का कैटेगरी है वो क्या है, रेगुलर बेल यानी कि अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत का मतलब होता है कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जेल में बंद कर दिया है, लेकिन आपके ऊपर जो दोष लगाया गया है कि भाई आपने ये कांड किया है, अगर वो अभी तक पेंडिंग में है, वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप जितनी बार भी चाहो बेल लेके छूट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक कैटेगरी में और बता देता हूँ कि बाई चांस मान लो कि आपका अपराध सिद्ध हो गया है और आपको जेल भी हो गई है और लंबे टाइम का जेल है आपका, तो ऐसे में आपको जमानत नहीं मिलती, आपको पैरोल पे छोड़ा जाता है। पैरोल का मतलब क्या है, मान लो जिसको जेल में डाला गया है, अब उसके घर में किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा कोई बड़ा कांड हो जाए तो उसको पैरोल पे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरी कर दिया गया है, बस कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है, देन उसको वापस जेल में डाल दिया जाता है। तो पैरोल का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो इस तरीके से अग्रिम जमानत यानी कि जेल जाने से पहले, अंतरिम जमानत यानी कि जेल जाने के बाद छूटना, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है अभी, लेकिन सिद्ध हो जाने के बाद अगर कोई छूटता है, बाहर निकलता है बेल के थ्रू, तो उसको बोलते हैं पैरोल। तो पैरोल को थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। फोर्थ कैटेगरी के अंदर मर्सी को रखा जाता है। मान लो किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है, अगर वो राष्ट्रपति से अपनी माफी मांगता है कि माफ करके या उसको अब छोड़ दिया जाए, उसने सारी सजा काट ली, अपनी ज़्यादातर उसने सजा काट ली है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा उसको माफ कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसको जेल से छोड़ दिया जाता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सारे जमानत के आपको टाइप्स यहाँ पे बताना है। इसके बाद है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1940।
1948 यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का एक्ट जो है इसमें बताना है। देखो भारत के अंदर ऐसे कई मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं। असंगठित मतलब कि उनको डेली बेसिस पे काम नहीं मिलता, वो इधर काम कर रहे हैं आज तो कल उधर काम करेंगे, यानी कि इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई काम का फिक्स नहीं है, कोई डेली इनको काम मिले या ना मिले कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा 1948 के अंदर एक एक्ट पारित किया गया ऐसे ही लोगों के लिए जिनका काम का कोई ठिकाना नहीं है। अब इनको काम कहाँ देगी सरकार? मान लो कि रेलवे ट्रैक है या रेलवे के अंदर जैसे कि पत्थर तोड़ना है, पत्थर साइड करना है, इस तरीके से ऐसे लोगों को इन कामों में लगाया जा सकता है। तो इनके हितों की रक्षा करने के लिए ही ये कानून पास किया गया था और इनकी मजदूरी की जो भी ये काम करेंगे इनका एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया जाता है और उसी रेट पे इनको काम दिया जाता है और ये रेट फिक्स करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। देखो इसका मेन पर्पस था कि एक मिनिमम फिक्स प्राइस इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये इधर उधर भटकेंगे, इससे अच्छा है कि सरकार के द्वारा कुछ इनको हेल्प दे दी जाए, है ना। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए ही ये एक्ट पारित किया गया था और इसके अंदर इसकी भी व्यवस्था की गई थी कि वीकली में इनको एक रेस्ट का टाइम भी दिया जाएगा। देन उसके बाद जैसे कि रेलवे के अंदर अलग अलग मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट का है वहाँ पे इनको काम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इनका मजदूरी है वो फिक्स कर दिया जाना, विश्राम यानी कि रेस्ट का टाइम फिक्स कर दिया जाना, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में इसका जाना जाता है और इसका काफी लोगों को फायदा भी होता है जो असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? राइट्स ऑफ वुमेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट मीन्स महिला वनवासियों के अधिकार। जो महिलाएं वनों में यानी कि जंगलों में रहती है और जंगल के ही उत्पादन से अपना खान पान या रहन सहन यानी कि सर्वाइव करती है और वहीं पर रहती है, तो उनके भी राइट्स हैं और उनके राइट्स को लेकर भारत सरकार के द्वारा महिला वनवासी अधिकार एक्ट एक पास किया गया, जिनमें यह कहा गया कि महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए वन भूमि में, यानी कि जो भी जंगल की भूमि है जिस जगह पे वो रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पुरुषों की हो, महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का अधिकार है। इसलिए इक्वल राइट्स की डिमांड करी गई, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत मेल और फीमेल दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया। कि पहली बार ऐसा हुआ कि वनों यानी कि फॉरेस्ट के अंदर महिलाओं को, जो वनवासी महिलाएं हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको कानूनी रूप से एक इक्वल राइट्स दिया गया। तो वनों में उनकी एक प्रॉपर्टी होगी जिसके ऊपर उनका मालिकाना हक होगा। पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ। लेकिन अभी भी देखा जाए तो आज हमारे नॉर्मली घर में देखा जाता है कि जो भी लड़कियां, जो बेटियां होती हैं, उनको प्रॉपर्टी पर राइट नहीं दिया जाता है, सिर्फ बेटों का ही होता है। तो इस पैट्रियार्की सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं इक्वालिटी आने की भी जरूरत है मेल और फीमेल के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए उन सभी को मैंने ब्रीफली और डीपली कहीं ना कहीं पूरे स्लाइड्स के साथ समझाया। तो इसी के साथ यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आंसर के साथ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस टॉपिक का जो नोट्स है उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद मान लो यूर लॉज योर राइट्स का आपको नोट्स चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है यहाँ पे। आप उस पर क्लिक कीजिए और इस नोट्स को यहाँ से आप वाई कर सकते हो। इस नोट्स के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनके आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स पढ़ डाला तो लैब झिका लाला, बड़े मजेदार आपके मार्क्स आने वाले हैं और टॉपिक भी बहुत ईजिली से आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको रोजाना मिलते रहे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।